इस कहानी के सभी नाम, पात्र, घटनाएं और जगह पूरी तरह काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई मिलता जुलतापन नजर आए तो उसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझा जाए। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए लिखी गई है। चैप्टर 91 पेरिलस सिचुएशन क्या होती है। बीच में फंसा बेओमिन। उसका पैर अचानक किसी चीज से अटक गया। स्क्रीन के इस पार भी पाक बू सेओंग एकदम से चौंक गया और इंस्टिंक्टिवली साइड में हटने की कोशिश की। लगभग गिर ही गया था। जब सामने वाले ने अचानक गन निकाली, पाक बू सेओंग का दिमाग एक सेकंड के लिए कंप्लीटली ब्लैंक हो गया। डर ने उसकी बेसिक सोचने समझने की ताकत छीन ली और उसने बिना सोचे समझे डॉज करना चूज किया। लेकिन असल में उसके और लूसी के बीच काफी डिस्टेंस था। स्ट्रिक्टली बोलें तो वो अब स्कूल के स्पेस के अंदर भी नहीं था। चाहे सिन कितना भी पावरफुल हो, इतना भी नहीं कि अलग अलग डायमेंशंस के पार गोली चला सके। लेकिन इमोशंस लॉजिक नहीं मानते। उस पल पाक बू सेओंग डर को रोक नहीं पाया। जैसे ही उसने वो पेल ग्रीन मास्क देखा, उसके दिल में डेंजर का अलार्म जोर से बज उठा। टाइम के साथ साथ जो कॉन्फिडेंस उसके पास शुरू में था, वो धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसने थोड़ी घबराहट के साथ लूसे की तरफ देखा और देखा कि वो पेल ग्रीन मास्क अभी भी उसी की तरफ घूरे जा रहा था। आखिरकार वो सीधा गेम से पूछ बैठा, हे, क्या गेम उन्हें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहा है? नहीं, ये पहली बार था जब गेम ने उसे डायरेक्टली रिप्लाई किया, लेकिन जवाब फिर भी उतना ही ठंडा और फॉर्मल था। क्लिक। फिर ये लोग मुझे देख कैसे रहे हैं? सोचने का वक्त नहीं था। पाक बू सेओंग को जल्दी से नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन लिखनी थी। एक शॉ विन राउंड अब सीधा लाइफ और डेथ गैम्बल बन चुका था। शे आंतोंग के केस में देख पाने की वजह काफ़ी सिंपल थी। उसने काफ़ी लंबा टाइम लगाकर उस रूम को पूरी तरह डिकोड कर लिया था और वो उससे हद से ज़्यादा familiar थी। उसे पता था हर ब्रिक के बीच के गैप में कितनी रेत भरी हुई है। अगर एयर फ्लो थोड़ा सा भी चेंज होता, वो तुरंत महसूस कर लेती। इसलिए उसे रफली आइडिया था कि उसे किस डायरेक्शन से ऑब्जर्व किया जा रहा है। हाँ, ये सिर्फ उसी रूम तक लिमिटेड था। बाहर होती तो भी वो बिल्कुल क्लूलेस होती। और लूसे के लिए तो और भी सिंपल था। प्योर इंस्टिंक्ट। रैट सिर्फ अपने गट को फॉलो करता था। शे आंतोंग ने उस जगह को घूरा जहां से उसे देखने का एहसास हो रहा था और धीरे से अपने ईयरपीस में कहा, मुझे लगता है ये बंदा अब रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू करेगा ताकि मुझे बाहर निकाल सके। इस रूम के अंदर रहते हुए मुझे मारना मुश्किल होगा। उसी वक्त पाक बू सेओंग का अपडेट आ गया। ब्लैक साइड प्लेयर ने 5वीं हॉरर मिस्ट्री क्लियर कर ली है। अब वाइट साइड 5वीं रिस्ट्रिक्शन सेट करेगा। ब्लैक साइड टीम का कोई भी मेंबर एक ही हॉरर मिस्ट्री सीन में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। शे आंतोंग। कभी कभी चीजें इतनी स्मूथली चलती हैं कि लगता है जैसे कोई मुझे ही प्ले कर रहा है। ओरिजिनली उसका प्लान था साथ साथ चलना, ओपोनेंट की स्ट्रैटेजी समझना और सिन की ओवरवेलमिंग फोर्स से उनका दिमाग हिला देना ताकि वो हमेशा उसके कंट्रोल में मूव करते रहें। ये एक सिंपल हंटर प्रे रोल रिवर्सल गेम होना चाहिए था, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा नफरत उस फीलिंग से थी जहाँ कोई पर्दे के पीछे से डोरियां हिला रहा हो। पर अब ये कुछ ज्यादा ही हो गया था। ये हंटर प्रे गेम नहीं रहा, ये पपेट और स्पेल कास्टर का गेम बन चुका था। ओपोनेंट की स्ट्रैटेजी बिल्कुल उसके खुद के सोच जैसी लग रही थी। अब वो लोग बेसिकली फाइनल स्टेज पर आ गए थे। डीकोडिंग और माइंड गेम्स लगभग खत्म हो चुके थे। सच कहूं तो पाक बू सेओंग उतना स्मार्ट नहीं था। हाँ, वो न्यूरल एनहांसिंग ड्रग के अंडर थी और ऑल सीइंग आई का ब्लेसिंग भी था, इसलिए उसे डम लगना नेचुरल था। अगर सब कुछ स्मूथ गया तो जीत या हार अब सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती थी, क्या सिन के पास इनफ ब्रूट फोर्स था या नहीं। और उसी वक्त लूसे की थोड़ी चिड़चिड़ी आवाज ईयरपीस में आई, ये रिस्ट्रिक्शंस ज्यादातर तुम्हें टारगेट कर रही लगती है। कमजोर ओपोनेंट्स हमेशा सॉफ्ट टारगेट्स चूज करते हैं। शे आंतोंग। पॉइंट। हाँ, अब उसे समझ आया, रैथ मास्क के नीचे इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो नेक्स्ट लेवल क्या है? जल्दी करो। मेरे क्लियर करने से पहले खुद को डेंजर में मत डालना। अगर तेरी वजह से मैं हारा तो। आखिरी लाइन तक उसका टोन क्लियरली थ्रेटनिंग हो चुका था। फिर भी शे आंतोंग अपनी बूस्टेड इंटेलिजेंस के साथ ये महसूस कर पाई कि वो बस डराने की कोशिश कर रहा था। मैं डेंजर में नहीं हूं, मैंने तुम्हें गाइड किया और पाक बू सेओंग की मेंटल स्टेट को डिस्टेबलाइज कर दिया। मेरा काम हो गया। अब जो डेंजर में है वो तुम हो।
शे आंतोंग ने एक चेयर खींचकर बैठते हुए पैर क्रॉस कर लिए। एक्चुअली पहले के सारे सेटअप सिर्फ ऐसे लग रहे थे जैसे वो मुझे टारगेट कर रहा हो, पर रियलिटी में असली डेंजर तुम्हारे लिए था। लू से थोड़ा रुक गया। रैथ मास्क के सिंपल थॉट पैटर्न के चलते वो पूरी बात समझ नहीं पाया। एक बात बताओ, तुम अपनी स्ट्रेंथ पर पूरा भरोसा करते हो, राइट? शे आंतोंग ने सीरियसली कहा। अगली 2 हॉरर मिस्ट्रीज थोड़ी अजीब होंगी। अगर तुम अचानक बिना किसी प्रिपरेशन के एक हेल जैसी सिचुएशन में फेंक दिए गए, तो क्या तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हारी कॉम्बैट पावर काफ़ी होगी? हेल? ईयरपीस के दूसरी तरफ से उसके टोन में क्लियर चेंज आ गया। मैं ही हेल हूँ। वो एक सेंटेंस ही काफ़ी था। पहले से ओवरक्लॉक्ड रैथ मास्क ऑलमोस्ट फुल ओवरलोड पर पहुंच गया। ओके, तो फिर बस मेरी लीड फॉलो करो। वक्त बिल्कुल भी नहीं था। शे आंतोंग ने और कुछ नहीं कहा। ग्रे रंग की आय हवा में एक लाइन खींचती हुई सीधा लूसे की लोकेशन की तरफ उड़ गई। अगर सिन फाइट जीत ही नहीं पाया तो फिर वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। कैंपस के अंदर 12 सेंटीमीटर हाई हील्स पहने एक गर्ल ग्रुप एस्थेटिक वाली लड़की पाकबू सेओंग के साथ बात कर रही थी, उस पल के बारे में जिसे वो सबसे क्रिटिकल मोमेंट कह रहा था। उसका नाम था ये आ, पाकबू सेओंग की फाइनल टीममेट। और उसी वक्त अचानक किसी ने उसके फील्ड ऑफ विजन में एंट्री ली। ओपा, मुझे लगता है मैंने किसी को देखा। कौन? पाकबू सेओंग चिल्लाया, नर्व्स एकदम टाइट। शायद बेओमिन, हमारा टीममेट। ये आने थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहा। ओह, टीममेट? पाकबू सेओंग थोड़ा रिलैक्स ही हुआ था, फिर उसका एक्सप्रेशन जम गया। पर बेओमिन तो पहले ही गेम से एग्जिट कर चुका था। रुको, नहीं, भागो, अभी के अभी हॉरर मिस्ट्री गेम लोकेशन पर जाओ। वो बेओमिन नहीं है, शायद सिन है। उसके पास ऐसा मास्क है जो चेहरे बदल सकता है। जैसे ही येआ ने सिन का नाम सुना, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने अपनी हील्स उतारी और एक ट्रैक रनर की तरह भागने लगी। हे येआ! बेओमिन ने आखिरकार एक टीममेट को देखा और हल्की सी मुस्कान आई, पर अगले ही पल देखा कि वो भाग रही है। उसने कुछ कदम उसके पीछे लिए, पर वो और तेज भागने लगी। सांस? बेओमिन रुक गया। उसे अच्छी तरह पता था वो क्या सोच रही होगी। वो वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल डिजेक्टेड। इस गेम को हुआ क्या है? कोई मुझसे बात तक क्यों नहीं करता? ये सब क्या चल रहा है? उसने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाया, और अचानक उसे पीछे से ठंड का एहसास हुआ। सीधा उसके पीछे से एक आवाज़ आई। क्या कहना चाहते हो? बेओमिन ने पलट कर देखा। पेल ग्रीन मास्क ने उसकी पूरी नज़र भर दी। चैप्टर 92। ये स्कैम है या सीधी लूट? सांप को बिल से बाहर निकालना। बेओमिन अपने आप से बात करता रहा। उसे नहीं पता था कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसने चैरिटी कम की थी या नहीं, लेकिन आज लग रहा था कर्मा पूरा हिसाब लेने आ गया है। यहीं, इससे ही क्यों टकराना था? तुम अभी तक यहीं क्यों हो? लूचे ने उस प्लेयर को देखा जो पूरे गेम में उसे सबसे बड़ा हेडेक दे चुका था। आज पता नहीं क्यों उसे थोड़ी देर बात करने का मन हो गया। मैं भी एग्जिट करना चाहता था, लेकिन मेरा एग्जिट टोकन आपने ले लिया, मतलब आपको मिल गया था, बेओमिन ने बेबसी से कहा। बोलते बोलते आवाज़ धीमी होती चली गई। आखिर में तो उसने तुरंत खुद को करेक्ट भी कर लिया, कहीं सामने वाले को गुस्सा ना आ जाए। भले ही सिन इस वक्त शांत और रीजनेबल लग रहा था, पर बेओमिन ने उसका बर्सर्क मोड देखा था। वो सीधा हेल था। सिर्फ सोच कर ही उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंड सी दौड़ जाती। ओह, तो मतलब ये मेरी गलती है? लूचे का दिमाग अपने यूजुअल सिंपल मोड में चला गया और इसी कंक्लूजन पर पहुंच गया। उसने कैजुअली हेल रोर निकाल ली। बेओम इन, क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलती तो मेरी ही है। मुझे गेम ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था। मैंने आपका प्रेशियस टाइम वेस्ट किया। आराम से बात कर सकते हैं, गन निकालने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही हेल रोर का बैरल दिखा, बेओमिन का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट फुल पावर पर आ गया। वो एक ही सांस में बोलता चला गया और एम से बचने के लिए साइड में कूद गया, दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए। जिंदा रहने की इच्छा बिल्कुल टॉप टियर थी। इज्जत, वो तो कब की मर चुकी थी। लूचे के हिसाब से दाहान मिंगागू में यही एकलौता स्मार्ट प्लेयर था। तुम क्या कर रहे हो? बेओमिन एक पल के लिए हिचकिचा गया। वो कैसे बताता कि वो टीममेट्स ढूंढने निकला था? जब उसे गेम ने आउट मार्क किया और लूचे वहां से चला गया, तब वो थोड़ा खुश भी हुआ था।
एग्जिट नहीं हुआ और पावर्स भी बची रहीं। आखिर जब जान पर बात न हो, कौन एग्जिट करना चाहेगा? पर जल्द ही उसे लगा कुछ गलत है। वो पूरी तरह आइसोलेट हो चुका था। आगे क्या करना है उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था। गेम उसे एग्जिटेड मार्क कर चुका था, मतलब ना कोई पार्टिसिपेशन, ना लाइव स्ट्रीम, ना टीममेट से कांटेक्ट, कुछ भी नहीं। उसने सोचा गेम खत्म होने तक वेट करेगा और ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। पर स्कूल का वो क्रीपी एटमॉस्फेयर उसे बेचैन कर रहा था और उसे ये भी नहीं पता था कि गेम किस स्टेज तक पहुंच चुका है। हर सेकंड साल जैसे लग रहा था। आखिरकार वो रह नहीं पाया और उसने सोचा कम से कम टीममेट्स को ढूंढ ले, मन को थोड़ा सुकून मिल जाएगा। पर एंड में वो बीच में फंस गया। टीममेट ने उस पर भरोसा नहीं किया और ऊपर से ये फकिंग रीपर से सामना हो गया। बेओमिन रो देने के मूड में था। उसे सिर्फ जिंदा रहना था। ये इतना मुश्किल क्यों था? लूचे ने उसके अभी अभी गंदी चीज खाली हो जैसे चेहरे को देखा, कुछ नहीं बोला और सीधा गन उस पर तान दी। रुको, मैं टीममेट्स को ढूंढने नहीं आया था। लूचे। बेओमिन। जैसे ही ये लफ्ज निकले दोनों बिल्कुल चुप हो गए। बेओमिन को समझ आ गया कि जबान फिसल गई है। बेबसी से बोला, मुझे गेम ने ऑलरेडी आउट मार्क कर दिया है। आपने भी सुना था। मुझे अब कुछ नहीं पता, ये भी नहीं कि मैं निकल भी पाऊंगा या नहीं। मेरी टीममेट्स को तो लगा मैं आप हूं। ओ हाँ, अगर मदद हो तो वो लड़की अभी उधर गई थी, आप उसके पीछे जाओ, मेरे नहीं। बिल्कुल गिल्ट के बिना बेओमिन ने तुरंत ये आह को बेच दिया। वो बचे या मैं, गन का आंसर क्लियर था। लूचे ने उस डायरेक्शन में देखा जहां बेओमिन ने इशारा किया था, फिर ईयरपीस में कुछ सुना और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। हे, बेओमिन ने हिम्मत करके चिल्लाया, क्या आप मेरा एग्जिट टोकन वापस दे सकते हैं? आपके लिए तो वैसे भी यूजलेस है। वापस? लूचे ने पलटकर देखा, आवाज तेज हो गई। नहीं, मतलब ट्रेड, मैं ट्रेड कह रहा था। बेओमिन तुरंत समझ गया, 2-3 कदम आगे बढ़ा और अपना बैकपैक खोलने लगा। उसने तरह तरह का सामान निकाला, ज्यादातर मेडिसिन्स और कुछ और चीजें जैसे रिचार्ज बैटरीज। गेम के अंदर बने किसी भी एनर्जी कंज्यूमिंग आइटम की एनर्जी रीस्टोर कर सकती है। बस यही सब बचा है मेरे पास। टोटल वैल्यू एक एग्जिट टोकन से तो ज्यादा ही होगी। सब? रैथ मास्क के पीछे से पहली बार थोड़ी सी सरप्राइज निकली। मास्क का एक्सप्रेशन भी ऐसे थोड़ा कंटेम्पचुअस लग रहा था। बस इतना ही? ये कम नहीं है, ओके? मैंने सिर्फ 2 लेवल्स क्लियर किए हैं। मेरे पास बस मेरी स्किल और स्पिरिट बूस्ट पोशन अच्छा था और वो मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, चाहकर भी दे नहीं सकता। बेओमिन बिल्कुल सिंसियर लग रहा था। उसकी आंखों में लिखा था, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। लूचे रुक गया। उसे कुछ देर घूरा, फिर सिर हिला दिया। ठीक है। उसने सारा सामान उठाया, पलटा और चलते चलते हॉलवे के कोने के पीछे गायब हो गया। सब कुछ इतना स्मूथ हुआ कि बेओमिन को थोड़ा अच्छा भी लगने लगा। कम से कम एग्जिट टोकन मिल जाता तो मन को सुकून होता। रुको जरा, कुछ गड़बड़ लग रही है। धीरे धीरे उसे समझ आया, मेरा एग्जिट टोकन कहाँ है? उसने मुझे वापस ही नहीं दिया। वो 2-3 कदम आगे भागा, पर सिन कब का गायब हो चुका था। और मान लो पकड़ भी लेता तो फिर करता क्या? बेओमिन बिल्कुल ब्लैंक हो गया। क्या मैं स्कैम हो गया? या यूं मुझे लूट लिया गया? काफी दूर लूचे अभी भी ईयरपीस पर बात कर रहा था। वो बंदा एक्चुअली काफी अच्छा है। पहले मैं उसे लूटना भूल गया था और उसने खुद सारा सामान लाकर दे दिया। दूसरी तरफ शिए आंटोंग हंस रही थी। 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। लूचे रुक गया। तुम मुझे पूरे स्कूल में गोल गोल क्यों घुमा रही हो? क्या चल रहा है? उसका पेशेंस खत्म होने लगा था। उसके इंस्टिंक्ट्स ने कुछ भी सस्पिशियस फील नहीं किया। कैंपस के हॉरर मिस्ट्रीज जैसे सब क्लियर हो चुके थे। लास्ट 2 हॉरर मिस्ट्रीज शायद मोबाइल हैं, उनके फिक्स्ड लोकेशंस नहीं है। पहले श्योर नहीं थी, पर अब जब तुम पूरा कैंपस घूम आए हो और कुछ सेंस नहीं हुआ तो ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड है।
तो लूचे ने गन घुमाई, जैसा सोचा था बाद के हॉरर मिस्ट्रीज और ज्यादा टफ होने वाले हैं। तो हम सांप को बिल से बाहर निकालेंगे, शिए आंटोंग ने क्लासरूम का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। उसने अपना गेम इंटरफेस खोला। उसके सामने एक काउंटडाउन चल रहा था। ये पाक बू संघ की लेटेस्ट रिस्ट्रिक्शन थी, एक ही सीन में ज्यादा देर नहीं रुकना। अब तक के टाइम को जोड़कर उसके पास लगभग 5 मिनट बचे थे। अब तुम उसी डायरेक्शन में जाओ जहां बेओमिन ने इशारा किया था। उस रूम के सबसे पास एक रेस्टरूम है, अंदर जाओ। अंदर जाकर अभी कुछ मत करना, मेरे कांटेक्ट में रहना। ओ और हाँ, वुमेन्स रेस्टरूम में ही जाना। चैप्टर 93 सिंपल ट्रैश टॉक अल्टीमेट प्लेजर। लूसे। विमेन्स रेस्टरूम वाली बात थोड़ी ऑकवर्ड जरूर लग रही थी, पर सोचने पर लगा जब पूरा गेम ही सुपरनैचुरल है तो शायद ये रूल इतना स्ट्रिक्टली अप्लाई भी ना होता हो। उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और पहले ही चूज की हुई डायरेक्शन में चल पड़ा। इस वक्त पूरे कैंपस में जैसे वो अकेला ही घूम रहा था। बीच में जो ब्योमिन मिला था वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया, शायद फिर से कहीं छुप गया होगा। वो क्लियरली एक प्लेयर था, पर अभी उसका ऑरा एक बॉस जैसा लग रहा था। बिना छुपे खुलेआम घूमना, जैसे किसी छुपे हुए शिकार को ढूंढ रहा हो। पाक बूस्योंगा बाकी सब लोग अच्छी तरह से छुपे हुए थे। सच कहूं तो वो सब वाकई छुप ही रहे थे। जैसे ही उन्हें दोनों की मूवमेंट का आइडिया मिला, पाक बूस्योंग बिल्कुल साइलेंट फिल्म लवर बन गया। 2 म्यूट स्क्रीन्स को बिना पलक झपकाए घूरे जा रहा था। अब जब उसने देखा कि सिन मूव कर रहा है और वो ब्लैंक भी जैसे रूम छोड़ने वाली है, उसने तुरंत अपनी आखिरी टीममेट ये आ से कांटेक्ट किया। लिटला, लगता है सिन तुम्हारी तरफ आ रहा है। ये आ तुरंत जमसी गई। स्ट्रेंथ के मामले में दहान मीनगुक टीम में वो सबसे कमज़ोर थी और सिर्फ एक कोइंसिडेंस के चलते गेम में आ पाई थी, वो भी पाक बूस्योंग की वजह से। वो बस एक छोटी सी पॉप स्टार थी, बिना किसी बैकग्राउंड के, और उसकी मेंटल स्टेट भी काफ़ी फ्रेजाइल थी। जैसे ही उसे पता चला कि सिन आ रहा है, उसका शरीर ऑलमोस्ट कांप गया। मीठी नर्म आवाज में उसने कहा, ओप्पा, क्या मुझे सच में यही रुकना पड़ेगा? फिर से स्वॉप नहीं कर सकते? या फिर आप ही उससे डील कर लो? मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। इस फ्लर्टेशियस आवाज़ से पाक बूस्योंग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, पर उसे फिर भी पता था क्या इम्पॉर्टेंट है। उसने उसे प्यार से समझाया, मेरा प्लान सॉलिड है, तुम्हें उससे लड़ना नहीं है, बस कुछ मत करना और उसे हॉरर मिस्ट्री के अंदर फंसा कर रखना, बस इतना ही। हम जीतने ही वाले हैं, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? ये आ। वो सच में नहीं कहना चाहती थी। वो पाक बूस्योंग के पास सिर्फ उसके बैकग्राउंड और पैसों की वजह से आई थी। एबिलिटी? कौन सी एबिलिटी? बस इतना काफ़ी है, वो अभी पहुंचने वाला होगा। मेरी तरफ भी सिचुएशन टेंस है, याद रखना, बिल्कुल एंगेज मत करना। इस वक्त लू से विमेंस रेस्टरूम के बिल्कुल सामने आ चुका था। जिंदगी में कभी विमेंस रेस्टरूम के अंदर नहीं गया था और आज उसकी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाली थी। बस यही है, उसने कैजुअली कहा, रिस्पॉन्स का वेट किए बिना सीधा अंदर घुस गया। वैसे भी पहले देख ही लेते हैं। अंदर जाते ही उसे डेकोर का डिफरेंस फील हुआ। सबसे पहले कोई यूरिनल्स नहीं थे, पूरा स्पेस स्टॉल से भरा हुआ था। हाइजीन सिचुएशन एवरेज थी, पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एंट्रेंस के बिल्कुल पास एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। लूसे ने मिरर में देखा, कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं। पेल ग्रीन मास्क के नीचे एक भयानक मुस्कान धीरे धीरे उभर आई। पता नहीं क्यों, पर इतनी देर तक भटकने के बाद आखिरकार उसे जगह मिल ही गई थी। मैं यहीं हूँ, कंफर्म कर सकता हूँ। रेस्टरूम की हनोका पक्का इसी जगह पर है। उसने ईयरपीस दबाया और बोलते बोलते गन मिरर की तरफ उठाई। ये आप पूरी तरह कांप रही थी। मत चलाना! उसी पल शे आंतोन ने जैसे उसकी नीयत भांप ली हो और घबराहट में चिल्लाई। ब्रेनवेव एनहांसमेंट के बाद ये पहली बार था जब उसकी आवाज़ इतनी एंग्शियस लग रही थी। बिल्कुल एंगेज मत करना, कुछ मत करना। चैप्टर 93 सिंपल ट्रैश टॉक अल्टीमेट प्लेजर। लूसे। विमेंस रेस्टरूम वाली बात थोड़ी ऑकवर्ड ज़रूर लग रही थी, पर सोचने पर लगा जब पूरा गेम ही सुपरनैचुरल है तो शायद ये रूल इतना स्ट्रिक्टली अप्लाई भी ना होता हो।
उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और पहले ही चूज की हुई डायरेक्शन में चल पड़ा। इस वक्त पूरे कैंपस में जैसे वो अकेला ही घूम रहा था। बीच में जो ब्योमिन मिला था वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया, शायद फिर से कहीं छुप गया होगा। वो क्लियरली एक प्लेयर था, पर अभी उसका ऑरा एक बॉस जैसा लग रहा था। बिना छुपे खुलेआम घूमना, जैसे किसी छुपे हुए शिकार को ढूंढ रहा हो। पाक बूस्योंगा बाकी सब लोग अच्छी तरह से छुपे हुए थे। सच कहूं तो वो सब वाकई छुप ही रहे थे। जैसे ही उन्हें दोनों की मूवमेंट का आइडिया मिला, पाक बूस्योंग बिल्कुल साइलेंट फिल्म लवर बन गया। 2 म्यूट स्क्रीन्स को बिना पलक झपकाए घूरे जा रहा था। अब जब उसने देखा कि सिन मूव कर रहा है और वो ब्लैंक भी जैसे रूम छोड़ने वाली है, उसने तुरंत अपनी आखिरी टीममेट ये आ से कांटेक्ट किया। लिटला, लगता है सिन तुम्हारी तरफ आ रहा है। ये आ तुरंत जमसी गई। स्ट्रेंथ के मामले में दहान मीनगुक टीम में वो सबसे कमज़ोर थी और सिर्फ एक कोइंसिडेंस के चलते गेम में आ पाई थी, वो भी पाक बूस्योंग की वजह से। वो बस एक छोटी सी पॉप स्टार थी, बिना किसी बैकग्राउंड के, और उसकी मेंटल स्टेट भी काफ़ी फ्रेजाइल थी। जैसे ही उसे पता चला कि सिन आ रहा है, उसका शरीर ऑलमोस्ट कांप गया। मीठी नर्म आवाज में उसने कहा, ओप्पा, क्या मुझे सच में यहीं रुकना पड़ेगा? फिर से स्वॉप नहीं कर सकते? या फिर आप ही उससे डील कर लो? मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। इस फ्लर्टेशियस आवाज़ से पाक बूस्योंग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, पर उसे फिर भी पता था क्या इम्पोर्टेंट है। उसने उसे प्यार से समझाया, मेरा प्लान सॉलिड है, तुम्हें उससे लड़ना नहीं है, बस कुछ मत करना और उसे हॉरर मिस्ट्री के अंदर फंसा कर रखना, बस इतना ही। हम जीतने ही वाले हैं, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? ये आ। वो सच में नहीं कहना चाहती थी। वो पाक बूस्योंग के पास सिर्फ उसके बैकग्राउंड और पैसों की वजह से आई थी। एबिलिटी? कौन सी एबिलिटी? बस इतना काफ़ी है, वो अभी पहुंचने वाला होगा। मेरी तरफ भी सिचुएशन टेंस है, याद रखना, बिल्कुल एंगेज मत करना। इस वक्त लू से विमेंस रेस्टरूम के बिल्कुल सामने आ चुका था। जिंदगी में कभी विमेंस रेस्टरूम के अंदर नहीं गया था और आज उसकी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाली थी। बस यही है, उसने कैजुअली कहा, रिस्पॉन्स का वेट किए बिना सीधा अंदर घुस गया। वैसे भी पहले देख ही लेते हैं। अंदर जाते ही उसे डेकोर का डिफरेंस फील हुआ। सबसे पहले कोई यूरिनल्स नहीं थे, पूरा स्पेस स्टॉल से भरा हुआ था। हाइजीन सिचुएशन एवरेज थी, पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एंट्रेंस के बिल्कुल पास एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। लूसे ने मिरर में देखा, कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं। पेल ग्रीन मास्क के नीचे एक भयानक मुस्कान धीरे धीरे उभर आई। पता नहीं क्यों, पर इतनी देर तक भटकने के बाद आखिरकार उसे जगह मिल ही गई थी। मैं यहीं हूँ, कंफर्म कर सकता हूँ। रेस्टरूम की हनोका पक्का इसी जगह पर है। उसने ईयरपीस दबाया और बोलते बोलते गन मिरर की तरफ उठाई। ये आप पूरी तरह कांप रही थी। मत चलाना! उसी पल शे आंतोन ने जैसे उसकी नीयत भांप ली हो और घबराहट में चिल्लाई। ब्रेन वेव इन्हांसमेंट के बाद ये पहली बार था जब उसकी आवाज़ इतनी एंग्शियस लग रही थी। बिल्कुल एंगेज मत करना, कुछ मत करना, गेम सीन को ट्रिगर मत करना, बस वहीं खड़े रहो। शायद तुम वैसे भी बाहर नहीं निकल पाओगे। पूरा ट्राई करो कि आंखें बंद रखो और मिरर मत देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गेम के आउटकम को अफेक्ट करेगा। रैट के चलते लू से इंस्टिंक्टिवली क्यों पूछना चाहता था, पर उसके टोन में कुछ ऐसा था जिसने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। उसने गन रख दी, जोर से आंखें बंद कर ली और जवाब दिया, ठीक है, जल्दी करो। शे एंटोन थोड़ी शॉक्ड थी कि सिन इतनी आसानी से शांत हो गया, पर सोचने का वक्त नहीं था, अब उसकी बारी थी। टाइम खत्म हो चुका था। वो रूम से बाहर निकली और कैजुअली फ्लोर्स के बीच वाले स्टेयरवेल पर आ गई। उसने ऊपर देखा, 12 स्टेप्स। उसकी ऑल सीइंग आई पूरे कैंपस को स्कैन कर चुकी थी, बेसमेंट्स, खाली कोने, सब कुछ। कहीं भी 13 स्टेप्स नहीं थे। या तो स्टैंडर्ड 12 स्टेप्स वाले स्टेयरकेसेस थे या फिर बड़े वाले जिनमें 20 से ज़्यादा स्टेप्स थे। इसलिए अगर उसका जजमेंट गलत नहीं था, शे एंटोन ने नज़र नीचे की और एक एक करके सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। 1, 2, 3, 11, 12। जैसे ही उसने क्लियरली 12वीं सीढ़ी पर पैर रखा, वो था आखिरी स्टेप।
आसपास की रोशनी अचानक धीमी हो गई। माहौल एक ही पल में अजीब और डरावना बन गया, जैसे कोई भारी दबावपूर्ण प्रेजेंस सब कुछ घेर रही हो। चाहे ऑल सीइंग आई के डेटा से हो या उसके एनहांस दिमाग के लॉजिक से, सब कुछ एक ही बात कह रहा था, डेंजर, आगे मत बढ़ो। पर शे एंथोन मुस्कुराई। ये अनजाना सेंसेशन उसे एक्साइट कर रहा था। उसने ईयरपीस एडजस्ट किया और एक और कदम बढ़ा दिया। 13वीं सीढ़ी। जैसे ही उसने 13वीं सीढ़ी पर पैर रखा, सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। स्पेस और स्टेयर्स दिखने में सेम थे, पर लग रहा था जैसे हवा खींच ली गई हो। एक घुटन भरी खामोशी। वो ऑप्रेसिव ऑरा जैसे फिजिकल हो गया हो। हवा थोड़ी सी गीली और चिपचिपी सी लग रही थी। तब ऊपर वाली मंजिल से एक शख्स धीरे धीरे नीचे उतरा। आवाज शांत, भरोसे से भरी हुई। हेलो मिस ब्लैंक। कोरियन स्टाइल का एक आदमी, हैंडसम पर थोड़ा फेमिनिन वाइब वाला, शे एंटोन के सामने आ खड़ा हुआ। हाँ, उसे देखते ही शे एंटोन ने एक तिरछी हंसी छोड़ी और बिना घुमाए फिराए बोला, बेवकूफ। सिंपल ट्रैश टॉक पर मजा अल्टीमेट। पाक बूस्योंग पूरी तरह से स्टन हो गया। पाक बूस्योंग? क्या? उसने इस मोमेंट के लिए हजारों सिनेरियोज इमेजिन किए थे। इस लड़की से मिलने का इंतजार किया था, पर ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। जवाब देने से पहले ही शे एंटोन ने फेस पैम किया। उसकी एक्साइटेड एक्सप्रेशन तुरंत डेडपैन बन गई जब उसने पाक बूस्योंग को देखा और बोल उठी, मुझे अंदाजा लगाने दो, ये लास्ट के 2 हॉरर मिस्ट्रीज मोबाइल हैं, खासकर ये 13 स्टेप। इसे तुम कभी भी समन कर सकते हो। तो ओरिजिनली ये एक परफेक्ट स्टॉलिंग टूल था। तुम कॉन्फिडेंट थे, शायद तुम्हें लगा इसके साथ जीत पक्की है। हाँ, गेम ने तुम पर भी कुछ लिमिट्स लगाई होंगी, पर ये सबसे पावरफुल लेवल है। तुम सिन की स्ट्रेंथ से डरते थे, इसलिए एक डिफेंसिव इंस्टेंस यूज करके उसे फंसा दिया। फिर गेम के रिस्ट्रिक्शंस का यूज करके मुझे बाहर खींच लिया। फिर गेम ओवर, सही है ना? पाक बोस्योंग का चेहरा पहले हरा फिर बैंगनी हो गया। आखिर में उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, तो मान लिया तुमने, पर अब बहुत देर हो चुकी है। शे एंटोन ने सामने खड़े उस इडियट को देखते हुए अपने हेलमेट के नीचे एक चार्मिंग पर खतरनाक मुस्कान दिखाई और बोली, तो मेरी सारी केयरफुल प्लानिंग, सारी विजुअल मिसडायरेक्शन, हत्ता कि वो बॉडी लैंग्वेज जो मैंने जानबूझकर यूज की जब मुझे पता था तुम मुझे देख सकते हो, सब बेकार था। तुम्हें जरा सा भी शक नहीं हुआ। पाक बूस्योंग? क्या? चैप्टर 94 कैसलिंग। हेलो चिस्क। शे एंटोन को थोड़ी इरिटेशन हो रही थी। वो सामने खड़े पाक बूस्योंग को घूर रही थी, जो अपनी जीत को लेके फुल स्मग लुक में खड़ा था, और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। ये बंदा रैंक 79? मान लिया कि इसकी पूरी पावर सिर्फ गियर स्टैकिंग से आ रही थी, पर दुनिया में इतने पावरफुल प्लेयर्स होते हुए भी ऐसे लोग लीडर बोर्ड में घुस कैसे जाते हैं? लगता है गेम अभी शुरू ही हुआ है, असली एक्सपर्ट्स अभी आगे नहीं निकले, इसलिए इन जैसे लोगों को घुसने का मौका मिल गया। शुरू में शे एंटोन को लगा था कि वो किसी हाई लेवल मैच में फंस गई है, वर्ल्ड क्लास डिफ़िकल्टी, वो भी ऐसी थ्रिल के साथ जो उसने ज़िंदगी में पहली बार महसूस की थी। पर एंड में असली हाई लेवल प्लेयर सिर्फ सिन ही निकला। सिन के सामने खड़े होने पर जो प्रेशर उसे महसूस हुआ था, उसने उसकी लीडरबोर्ड की एक्सपेक्टेशंस ही बिगाड़ दी थी। तुम्हें सच में मरने का डर नहीं है क्या? ओपोनेंट को चैलेंज करने से पहले उसकी इन्फो तक चेक नहीं की? तो अब बस मुझे ही एलिमिनेट करना बाकी है, उसके बाद सब सेट, राइट? हवा में कम से कम 10 इनविजिबल आंखें पाक बूस्योंग पर टिकी थीं। ऑल सीइंग आई फुल कैपेसिटी पर चल रही थी। वो उसके चेहरे की हर एक मसल को ऑब्जर्व कर रही थी, खासकर एक्सप्रेशंस के आसपास, ये देखने के लिए कि क्या ये बंदा सिर्फ एक्टिंग कर रहा है या वाकई कॉन्फिडेंट है। पाक बूस्योंग हंसा। ऐसा भी नहीं है कि बात यहीं तक आए। हम सिविलाइज्ड लोग हैं, कोई अनपढ़ जंगली नहीं। हम बिना वजह औरतों पर हाथ नहीं उठाते, खासकर इतनी खूबसूरत औरत पर। अगर तुम अभी पीछे हट जाओ तो किसी अननेसेसरी रिस्क की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर तुम अपना गियर लूज नहीं करना चाहती तो पहले मुझे दे दो, बाहर निकलकर हम इक्विपमेंट ट्रेड पर बात कर सकते हैं।
बोलते वक्त पाक बू स्योंग ने जो स्माइल दी उसे वो जेंटलमैनली समझ रहा था, पर असल में वो काफ़ी ग्रीसी लग रही थी। शिए आंतोंग ... ठीक है, इसका ह्यूमर थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। अगर सिन ने हेल मोड इंसिस्ट नहीं किया होता तो ये पूरा चैलेंज ही बेकार होता। वैसे भी ये लॉजिकल ही था। कोई भी जिसका दिमाग ठीक ठाक काम करता हो वो वर्ल्ड नंबर 1 को बिना रिवॉर्ड पनिशमेंट सिस्टम समझे या ओपोनेंट की स्ट्रेंथ जाने चैलेंज नहीं करता। पाक बू स्योंग को लग रहा था जीत ऑलरेडी उसकी मुट्ठी में है। वो 2 और सीढ़ियां नीचे आया और अपना मोनोलॉग जारी रखा। कभी कभी ऐसा ही होता है, गेम जीतना या हारना एक ही पीस पर डिपेंड नहीं होता, वरना कोई मतलब ही नहीं होता। चेस को ही देख लो, जैसे ही किंग गिरता है तुम हार जाते हो, गेम ओवर। पर किंग सबसे स्ट्रॉन्ग पीस नहीं होता। कॉम्बैट के मामले में तो वो ऑलमोस्ट डेड वेट होता है। क्वीन पावरफुल होती है, रुक भी स्ट्रॉन्ग होता है, पर फर्क नहीं पड़ता, अगर किंग गिरा तो सब खत्म। इस गेम में मेरी डिज़ाइन के नीचे तुम धीरे धीरे किंग बन गई और सीधा मेरे ट्रैप में चलती आई। चैप्टर 94 कैसलिंग। हेलो चिस्क। शे आंतोंग को थोड़ी इरिटेशन हो रही थी। वो सामने खड़े पाक बू स्योंग को घूर रही थी, जो अपनी जीत को लेके फुल स्मग लुक में खड़ा था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। ये बंदा रैंक 79? मान लिया कि इसकी पूरी पावर सिर्फ गियर स्टैकिंग से आ रही थी, पर दुनिया में इतने पावरफुल प्लेयर्स होते हुए भी ऐसे लोग लीडर बोर्ड में घुस कैसे जाते हैं? लगता है गेम अभी शुरू ही हुआ है, असली एक्सपर्ट्स अभी आगे नहीं निकले, इसलिए इन जैसे लोगों को घुसने का मौका मिल गया। शुरू में शिए आंतोंग को लगा था कि वो किसी हाई लेवल मैच में फंस गई है, वर्ल्ड क्लास डिफ़िकल्टी, वो भी ऐसी थ्रिल के साथ जो उसने ज़िंदगी में पहली बार महसूस की थी। पर एंड में असली हाई लेवल प्लेयर सिर्फ सिन ही निकला। सिन के सामने खड़े होने पर जो प्रेशर उसे महसूस हुआ था, उसने उसकी लीडर बोर्ड की एक्सपेक्टेशंस ही बिगाड़ दी थी। तुम्हें सच में मरने का डर नहीं है क्या? ओपोनेंट को चैलेंज करने से पहले उसकी इन्फो तक चेक नहीं की? तो अब बस मुझे ही एलिमिनेट करना बाकी है, उसके बाद सब सेट, राइट? हवा में कम से कम 10 इनविजिबल आंखें पाक बू स्योंग पर टिकी थीं, ऑल सीइंग आई फुल कैपेसिटी पर चल रही थी। वो उसके चेहरे की हर एक मसल को ऑब्जर्व कर रही थी, खासकर एक्सप्रेशंस के आसपास, ये देखने के लिए कि क्या ये बंदा सिर्फ एक्टिंग कर रहा है या वाकई कॉन्फिडेंट है। पाक बू स्योंग हंसा। ऐसा भी नहीं है कि बात यहीं तक आए। हम सिविलाइज्ड लोग हैं, कोई अनपढ़ जंगली नहीं। हम बिना वजह औरतों पर हाथ नहीं उठाते, खासकर इतनी खूबसूरत औरत पर। अगर तुम अभी पीछे हट जाओ तो किसी अननेसेसरी रिस्क की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर तुम अपना गियर लूज नहीं करना चाहती तो पहले मुझे दे दो, बाहर निकलकर हम इक्विपमेंट ट्रेड पर बात कर सकते हैं। बोलते वक्त पाक बू स्योंग ने जो स्माइल दी उसे वो जेंटलमैनली समझ रहा था, पर असल में वो काफ़ी ग्रीसी लग रही थी। शिए आंतोंग ... ठीक है, इसका ह्यूमर थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। अगर सिन ने हेल मोड इंसिस्ट नहीं किया होता तो ये पूरा चैलेंज ही बेकार होता। वैसे भी ये लॉजिकल ही था। कोई भी जिसका दिमाग ठीक ठाक काम करता हो वो वर्ल्ड नंबर 1 को बिना रिवॉर्ड पनिशमेंट सिस्टम समझे या ओपोनेंट की स्ट्रेंथ जाने चैलेंज नहीं करता। पाक बू स्योंग को लग रहा था जीत ऑलरेडी उसकी मुट्ठी में है। वो 2 और सीढ़ियां नीचे आया और अपना मोनोलॉग जारी रखा। कभी कभी ऐसा ही होता है, गेम जीतना या हारना एक ही पीस पर डिपेंड नहीं होता, वरना कोई मतलब ही नहीं होता। चेस को ही देख लो, जैसे ही किंग गिरता है तुम हार जाते हो, गेम ओवर। पर किंग सबसे स्ट्रॉन्ग पीस नहीं होता। कॉम्बैट के मामले में तो वो ऑलमोस्ट डेड वेट होता है। क्वीन पावरफुल होती है, रुक भी स्ट्रॉन्ग होता है, पर फर्क नहीं पड़ता, अगर किंग गिरा तो सब खत्म। इस गेम में मेरी डिज़ाइन के नीचे तुम धीरे धीरे किंग बन गई और सीधा मेरे ट्रैप में चलती आई। पिछले गेम के टीममेट्स वो बस पॉन्स थे, सब मेरे प्लान का हिस्सा थे। तुम्हें सच में लगा तुम जीतने वाली थी? किसी ने पूछा नहीं था, फिर भी पाक बू स्योंग ने पूरी स्ट्रैटेजी कॉन्फिडेंस के साथ सुना दी। फिर वो शिए आंतोंग की तरफ देखा, जो बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी थी। तो अब तुम अपनी सिचुएशन अच्छी तरह समझ चुकी हो, चॉइस करने का टाइम आ गया है।
मैं तुम्हारी जान छोड़ सकता हूँ, इसे दोस्ती बना लेना समझ लो। शिए आंतोंग ... तुम्हारी बेवकूफ़ी बिल्कुल थर्ड रेट नॉवल जैसी है, बस ट्विस्ट ये है कि तुम्हारी ओवर कॉन्फिडेंस इसे थोड़ा फनी बना देती है। इंसल्ट सुनते ही पाक बू स्योंग का चेहरा अंधेरा पड़ गया। उसने ताना मारा। लगता है मिस कॉन्ग अभी भी समझ नहीं पाई। तो तुम्हें लगता है तुम मुझे पार कर सकती हो? तुम्हारी हुआगो वालों की कहावत है ना, क्या थी वो? तब तक नहीं रोते जब तक कॉफिन न देख लें। शिए आंतोंग ने उसे अभी भी अपनी ही बातों में उलझा देखकर कंधे उचका दिए। ये इंस्टेंट डेथ स्टेज है। एक बार ट्रिगर हो गया तो क्लियर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ब्रूट फोर्स। ऑफ कोर्स, मुझे पता है कि मैं यहाँ तुम्हारा मैच नहीं हूँ। उसकी बात इतनी शांत और सीधी थी कि पाक बू स्योंग एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया। अगर तुम्हें पता है तुम जीत नहीं सकती, तो फिर बात क्यों कर रही हो? पर क्या तुम उस बंदे को हैंडल कर पाओगे उधर? उसे, सिन को? पाक बू स्योंग ने ठंडी हंसी के साथ सिर हिलाया। ये स्टेज उसी के लिए डिजाइन की गई है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। पर जब किंग यानी तुम मेरे हाथ में हो, तो मुझे उसकी परवाह क्यों? पाक बू स्योंग के दिमाग में जीत पक्की थी। विनर ही हिस्ट्री लिखते हैं, चाहे वो सिन को हरा पाए या नहीं। आखिर सब ब्रैगिंग ही तो है। शिए आंतोंग को इस बंदे की नाइविटी देखकर थोड़ी क्यूरियोसिटी हो गई। वो ये भी पूछना चाहती थी कि अगर ट्रिगर नहीं होता तो ये हॉरर मिस्ट्री सॉल्व कैसे होती। पर तभी ईयरपीस में एक आवाज़ आई। काफ़ी देर हो गई है ना? उसके साथ टाइम वेस्ट मत करो, शुरू करें। शिए आंतोंग ने भौंने उठाईं। समझ गए? अभी अभी ऑब्वियस हो गया। लूचिए विमेंस रेस्टरूम के बीच खड़ा था, उस अजीब खाली मिरर के सामने, आंखें बंद किए हुए। जब शिए आंतोंग ने पहले उसे आंखें ना खोलने को कहा था, उसकी आवाज़ में घबराहट थी, डर मिला हुआ था, और लूचिए उस डर को अच्छी तरह पहचानता था। अपनी ही सेफ्टी गारंटी ना कर पाने का डर। उसी पल से लूचिए को अंदाज़ा हो गया था कि वो क्या नहीं कह रही है, इसलिए उसने सुनना चूज़ किया और एक्शन नहीं लिया। वरना उसकी नॉर्मल बिहेवियर के हिसाब से वो अंदर जाते ही मिरर तोड़ चुका होता। पाक बू स्योंग... बिल्कुल मेरे सामने खड़े होकर बातें। उसे पूछ क्यों नहीं लेती कि हारने के बाद उसकी लास्ट विश क्या है? उसका वर्ल्ड नंबर 1 का टाइम खत्म होने वाला है। शिए आंतोंग ने ऊपर देखा और उस पर दया भरी नजर डाली। तुम इतनी देर से चेस की बात कर रहे थे, कैसलिंग के बारे में सोचा ही नहीं? गुड लक। इतना कहकर शिए आंतोंग ने तेजी से हाथ उठाकर ईयरपीस दबा दिया। स्विच। स्पेस जोर से मुड़ा। उसका पूरा जिस्म सररियल सा लगने लगा, फिर एक पल में टूट बिखर गया और दोबारा जुड़ गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि पाक बू स्योंग रिएक्ट भी नहीं कर पाया। उसकी स्मग मुस्कान अभी भी उसके चेहरे पर जमी थी। उसके सामने जो पहले नाजुक सी लड़की थी, वो गायब हो चुकी थी। उसकी जगह खड़ा था एक आदमी, लाइट ग्रीन मास्क पहने हुए। हेलो, लूचिए ने ऊपर देखकर कहा। Chapter 95 The Only Instant Death Horror Mystery Don't Get Yourself Killed। उस पल हवा और टाइम दोनों जैसे फ्रीज हो गए थे। 13 स्टेप्स पर 2 लोग एक दूसरे के सामने खड़े थे। इस सीन के लिए मुझे एक बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर मिली है, बाद में अपलोड करूंगा। लू से और पाक बू स्वॉन्ग एक दूसरे को घूर रहे थे। पाक बू स्वॉन्ग के चेहरे पर जो स्माइल थी वो बिल्कुल जम गई। उसके लिप्स हल्का सा कांपे और फेशियल मसल्स क्लियरली बता रहे थे अब वो ज़बरदस्ती भी स्माइल नहीं कर पा रहा था। बस खड़े रहने से ही उसका मेंटल स्टेट पहले से बिल्कुल अलग लग रहा था। जब उसने पहले ब्लैंक का सामना किया था तब पाक बू स्वॉन्ग काफ़ी कॉन्फिडेंट था, लेकिन अब जो बंदा उसके सामने खड़ा था उसे देखकर उसके दिल में अजीब सी फीलिंग हुई, जैसे हार्टबीट एक पल के लिए रुक गई हो। चाहे जानवरों की इंटेलिजेंस कम ही क्यों ना हो, वो इंस्टिंक्टिवली प्रेडेटर की प्रेजेंस को महसूस कर लेते हैं। पाक बू स्वॉन्ग ने घूंट निगला, सावधानी से सामने खड़े आदमी को देखता रहा और बिल्कुल भूल गया कि कुछ देर पहले ही उसने बोला था सिन को हैंडल करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उधर लू से भी पाक बू स्वॉन्ग को जज कर रहा था। ये पहली बार था जब वो इस सो कॉल्ड यंग मास्टर को डायरेक्टली देख रहा था जिसने उसे चैलेंज करने की हिम्मत की थी। वीक।
बहुत ज्यादा वीक। सिर्फ उसके हाथ पैर देखकर ही पता चल रहा था कि कोई ट्रेनिंग नहीं है, कॉम्बैट एक्सपीरियंस तो दूर की बात है। चेहरा स्मूथ था, लेकिन थोड़ी सी डिस्गाइज के बावजूद आंखों के नीचे जो खोखलापन था वो क्लियरली बता रहा था कि ये बंदा हद से ज्यादा इंडल्जेंट लाइफ जीता आया है। लू से को तो ये भी लगा कि शायद गेम में आने से पहले मेकअप करके आया हो। इतना चुप क्यों हो? मुझे याद है, चैलेंज करते वक्त तुम काफी बोल रहे थे। लू से ने अपना शोल्डर रोल किया, सामने खड़े बिल्कुल नॉन थ्रेटनिंग ओपोनेंट से कैजुअल टोन में बात करते हुए। उसका मूड क्लियरली बेटर हो चुका था। 7 मिस्ट्रीज अब कंप्लीट हो चुकी थी, अब सिर्फ फाइट बची थी। और फाइट रैथ मास्क के साथ वो चीज़ थी जिसमें लू से सबसे बेस्ट था और सबसे सिंपल भी। इम्पॉसिबल, हॉरर मिस्ट्री ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी है, ये एक सेपरेट स्पेस है, तुम यहाँ कैसे आ गए? पाक बू स्वांग डिसबिलीफ में मटर कर रहा था। इस पॉइंट पर भी जब सब कुछ इतना आगे बढ़ चुका था, वो अभी तक बकवास बोल रहा था, बिल्कुल कॉमिक लग रहा था। वो मुझे भी नहीं पता, उससे पूछ लेना। ईयरपीस ट्रू इंटरकनेक्टिविटी। ऊपर से देखने पर यह बस एक नॉर्मल ब्लूटूथ ईयरपीस जैसा लगता था, सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन असल में ये एक एपिक टियर वेपन था। इसका रियल फंक्शन था स्पेशल एक्सचेंज, जो यूज़र कंट्रोल करता था। 2 लोग जो इसे पहने होते थे वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन, स्पेस लॉक या इनकैंटेशन के सीधा पोजीशन स्वॉप कर सकते थे। हाँ, ये स्वॉप सिर्फ एक बार यूज़ हो सकता था, फिर रिचार्ज लगता, लेकिन वो एक अनरिस्ट्रिक्टेड फुली कॉन्शियस एक्सचेंज, इसी वजह से ये एपिक टियर वेपन था। लू से को तभी कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया था जब शी एंटोंग बार बार बोल रही थी, ईयरपीस ठीक से पहनो। उसकी स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट्स ने हिंट पकड़ लिया था। और जैसे सोचा, हाँ, वो टॉप टियर गियर छुपा के बैठी थी, और उधर उसका अपना मिस्टीरियस क्लोक एपिक टियर होने के बावजूद सबसे वीक निकला। ये सोचते हुए लू से ने अनजाने में अपने क्लोक के कोने को रब किया। जरा फोकस करो, मुझे अभी भी तुम्हारी मदद चाहिए इधर। ईयरपीस के दूसरे साइड से शी एंटोंग की आवाज़ आई। इस वक्त पिच ब्लैक रेस्टरूम के अंदर ड्रिपिंग की आवाज़ शुरू हो चुकी थी, जैसे कहीं से कुछ लीक हो रहा हो। अगर कोई आंखें खोलकर देखता तो हर सिंक और स्टॉल से खून बह रहा होता। लाल खून धीरे धीरे शी एंटोंग के पैरों तक पहुंचने वाला था। मिरर के अंदर धीरे से एक काले बालों वाली लड़की उभर रही थी। उस लड़की की आंखें नहीं थीं। उन खाली सॉकेट्स के अंदर एक जबान रेंगी हुई, स्लिदर करती हुई निकल रही थी। पूरा रेस्टरूम खौफनाक एटमॉस्फेयर से भरा हुआ था, लेकिन शी एंटोंग बिल्कुल बीच में सीधी खड़ी थी, आंखें टाइटली बंद। उसने ऑल सीइंग आई भी डीएक्टिवेट कर दिया था और जरा भी हिल नहीं रही थी। वो जानती थी ये स्टेज आंखें खोलो और मर जाओ टाइप है। अगर उसने सच में आंखें खोलनी या किसी भी तरीके से देखने की कोशिश की तो हॉरर मिस्ट्री का बिजर्क स्टेट पूरी तरह से ट्रिगर हो जाता। ये ऑलमोस्ट हर मिरर बेस्ड हॉरर मिस्ट्री का यूनिवर्सल रूल होता है। साथ ही उसका भरोसा था, जब तक वो देखेगी नहीं तब तक ये स्पेस अपनी फुल पावर रिलीज नहीं कर पाएगा और वो सर्वाइव कर सकती है। इसीलिए चाहे आवाज़ें, टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर सब मिलकर टेरर स्क्रीम कर रहे थे, उसने आंखें बंद रखीं और खुद को मौत के हवाले नहीं किया। मुझे पता है, लू से ने तुरंत रिप्लाई किया। और चाहे किसी भी फोकलोर वर्जन को देखो, 13 स्टेप्स सबसे डेंजरस है। शायद ये एक लौता इंस्टेंट डेथ हॉरर मिस्ट्री है। जब मैं वहाँ था, ऑल सीइंग आई ने पहले ही मुझे बता दिया था कि ये कितना खतरनाक है। इसे लाइटली मत लेना, एनिमी को अंडर एस्टिमेट मत करना। देख लेना, कहीं खुद ही मर ना जाए। क्या बोला तुमने? लू से के साइड से रैथ मास्क की एनर्जी थोड़ी सी शिफ्ट हुई। मैं? इससे मर जाऊंगी? शी एंटोंग ने तुरंत कॉल काट दी। वो लाइन सिर्फ सिन के रेज पॉइंट्स स्टैक करने के लिए थी, उसे जल्दी गुस्सा दिलाने के लिए। आखिर वो ऑलरेडी हैवी गैम्बल खेल रही थी। अगर सिन सच में हार गया तो उसकी अपनी सिचुएशन बिल्कुल बर्बाद हो जाती। इधर एपिक टियर वेपन ईयरपीस लू से की उंगलियों के नीचे हल्की सी क्रीक करने लगी। सच तो ये था कि उसे शी एंटोंग के रेज बिल्डिंग हेल्प की जरूरत ही नहीं थी।
वो ऊपर से शांत लग रहा था, लेकिन अंदर से पूरी तरह भड़का हुआ था। और सबसे ज्यादा ये पाक बूस्वांग, सिर्फ उसे देखकर ही उसकी इडियट एनर्जी ट्रिगर हो रही थी। और जो बात उसे सबसे ज्यादा गुस्सा दिला रही थी, आखिर ऐसे लोग मुझे चैलेंज करते कैसे हैं, सिर्फ बैकग्राउंड के दम पर। ये ट्रैश, रैंक 79। पाक बूस्वांग को समझ नहीं आया क्यों, लेकिन उसे अचानक ठंड लगने लगी। उसके सामने सिन धीरे धीरे और ज्यादा मॉन्स्ट्रस लगने लगा, जैसे एक ब्लैक होल हो जिसमें स्पेस खुद ही कोलैप्स हो रहा हो। गहरी सांस लेते हुए पाक बूस्वांग ने दांत पीसकर ये आह को ऑर्डर दिया, उस औरत को मार दो। फिर उसने वापस सिन को देखा और बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम भी यहीं गिरने वाले हो। तब अचानक लू से ने उसे काट दिया। तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे थोड़ा ज्यादा पास खड़े हो? अगले ही पल पाक बूस्वांग के दिमाग में अलार्म बेल्स फट गए। हॉरर मिस्ट्री ने उसे डीमन की पावर का एक हिस्सा दिया था। उसकी अलर्टनेस नॉर्मल से ज्यादा थी। वो तुरंत पीछे कूदा और अपनी राइट साइड पर कुछ देखा। एक हाथ, जो अभी भी टेंडन और फ्लैश से जुड़ा हुआ था, बिल्कुल क्लीनली टर्न ऑफ। उसका राइट आर्म। लू से ने सीधा लंज किया था उसका सर फाड़ने के लिए, पर पूरा काम नहीं हो पाया, सिर्फ एक आर्म निकला। आह आह! ये दर्द पाक बूस्वांग ने कभी महसूस नहीं किया था। उसका बॉडी ट्विस्ट और स्वेल होने लगा, स्किन फट रही थी, मसल्स बाहर उभर रहे थे। उसके सर से रैम ऑन्स निकल आए, वो पूरी तरह से एक डिमोनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। और फिर पूरी स्टेयरकेस पर, दीवारों पर, फ्लोर पर, स्टेप्स पर काउंटलेस ईवल चीजें हिलने डुलने लगी, जैसे कुछ अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। Chapter 96 The Swelling Power Song of Ice and Fire। ऊपर के स्टेप से जो चीज़ें उभर कर आ रही थीं, वो सब फिजिकल एंटिटीज थीं। जैसे ही 13 स्टेप्स में एंट्री हुई, ऐसा लगा जैसे किसी ऑल्टरनेट डायमेंशन में कदम रख दिया हो। ये जगह किसी भी पहले के गेम लेवल जैसी नहीं थी। अब ना तो ये स्पिरिट फॉर्म्स थीं, ना ही सिर्फ मेंटल लेवल अटैक्स। यहाँ तो असली बदला लेने वाले भूत और डीमंस थे, जिनके पंख थे, सींग थे और जिनके शरीर अलग-अलग जानवरों के जिस्म जोड़कर सिलाए हुए लग रहे थे। चोजन्स पैराडाइज शुरू होने के बाद ये पहली बार था जब कोई गेम सीन पूरी तरह से रियलिटी, इंसानी दुनिया से अलग हो गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे प्लेयर्स अचानक ही इंसानी समझ के दायरे से बाहर निकलकर किसी बिल्कुल नए रेल्म में आ गए हों। अब तक दुनिया ने सिर्फ 3 गेम्स देखे थे। स्पेक्टेटर्स मेंटली रेडी ही नहीं थे ऐसी चीज़ देखने के लिए। ये थोड़ा ज़्यादा ही सुपरनैचुरल नहीं हो गया? नहीं यार, ये तो प्योर कॉम्बैट है। इस लेवल में पजल्स भी नहीं लग रहे, मतलब अंदर घुसते ही मौत पक्की। मुझे बस ये अनफेयर लग रहा है। अगर चैलेंज गेम में ऐसा हॉरर मिस्ट्री है, तो पाक बूस्वांग का जीतना ऑलमोस्ट कंफर्म नहीं हो जाता? डिस्कशन का टोन तुरंत बदल गया और लोग सिन के परफॉर्मेंस को लेकर चिंता करने लगे। इसी बीच पाक बूस्वांग, जो अब पूरी तरह से एक लाल डीमन बन चुका था, अपनी कटी हुई राइट आर्म को पकड़कर अभी भी दर्द से चीख रहा था। लेकिन चीखते चीखते उसने धीरे धीरे महसूस किया, दर्द कम हो रहा है। कटी हुई आर्म के इर्द गिर्द का फ्लैश इकट्ठा होने लगा, जमने लगा और एक मसल का गोला बन गया, जो धीरे धीरे फिर से ग्रो करने लगा। पाक बूस्वांग ने शॉक में अपनी बॉडी को देखा, अपनी मुट्ठी जोर से बंद की और अंदर से उमड़ती हुई वायलेंट टायरैनिकल स्ट्रेंथ को महसूस किया। उसका दिल पागल खुशी से भर गया। क्या ये मेरा बॉडी है? क्या यही मेरी असली पावर है? लाल डीमन बन चुका पाक बूस्वांग अपना सर झुकाकर अपने पूरी तरह से बदले हुए शरीर को देख रहा था। उसकी आंखों में थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ा सा डर भी था, लेकिन पावर का वो ओवरवेलमिंग एहसास सब कुछ दबा गया। वो उस पावर में डूब चुका था। उसकी हाइट अब 3.5 मीटर तक पहुंच चुकी थी। नीचे खड़े छोटे से सिन को देखकर उसके अंदर कॉन्फिडेंस का तूफान उठ खड़ा हुआ। इस सबस्पेस के ज्यादातर डीमंस अब बाहर आ चुके थे। शुरू से ही स्टेयरकिन्स अपने आप फोल्ड होकर अडैप्ट कर रही थी और काफ़ी एक्सपैंड हो चुकी थी।
फिर भी दर्जनों जाइगैंटिक डीमन बॉडीज के जमाव के नीचे वो एक्सपैंडेड स्टेयरकेस भी तंग और घुटी हुई लग रही थी। सिर्फ वॉल से निकला हुआ एक सर ही करीब 2 मीटर डायमीटर का था। उसका डिफॉर्म और म्यूटेटेड मुंह हरा पीला सलाइवा टपका रहा था। इन सब बड़े डीमंस के बीच में सिन का अकेला इंसानी शरीर बहुत ही छोटा लग रहा था, जैसे तूफानी समुद्र में एक पत्ता, बिल्कुल तन्हा। फिर भी उसकी प्रेजेंस एक ब्लैक होल जैसी थी। आसपास की पूरी स्पेस जैसे उसकी तरफ खिंच रही हो, एक क्रशिंग फोर्स के नीचे दब रही हो। ये था रैथ का ऑरा। हर डीमन से एक भयानक ऑमिनस ड्रेड निकल रही थी, ऐसी जो किसी भी इंसान की सैनिटी तोड़ दे, उसे पागल बना दे। दूर दुनिया में स्क्रीन के थ्रू देख रहे स्पेक्टेटर्स को भी फिजिकली अनवेल फील होने लगा। लेकिन ये सब रैथ के लिए फ्यूल था। हल्का हरा मास्क फ्लिकर कर रहा था, पागल भरे मोज़ैक जैसे पैटर्न्स के साथ। सिन चुपचाप खड़ा था और मास्क के नीचे उसकी रैशनैलिटी तेजी से फिसल रही थी। इन जायंट डीमंस के घिरे हुए उसे लग रहा था जैसे वो अपनी कंफर्ट जोन में आ गया हो। दूसरी तरफ पाक बुसोंग, जिसकी पावर एक्सट्रीम तक फूल चुकी थी, अचानक जोर से हंसने लगा। उसे लगा वो पहले कितना बेवकूफ था। इतनी सावधानी, इतनी बातें, वर्ल्ड नंबर 1 होने की, इतनी पावर के साथ वो कैसे हार सकता है? उसकी स्ट्रेंथ दर्जनों गुना बढ़ चुकी थी। सिर्फ हल्की सी टच से उसके पास वाली पूरी रेलिंग मोलैप्स हो गई, बिल्कुल पंखों जैसी हल्की, जैसे उनमें कोई वजन ही ना हो। बताया है क्या तुमने सिन? कैसे मरना चाहोगे? सब स्पेस स्टेयरकेस में पाक बुसोंग ने अपना खून से भरा बड़ा मुंह खोलकर लूचे पर गरजा। पावर लोगों को खुद से खो देता है, खासकर ऐसी टेम्पररी पावर। जब लूचे ने पहली बार जेनेटिक लॉक ब्रेक किया था और पावरफुल स्टैट एलोकेशन पाई थी, तब वो भी फूला हुआ था। बस फर्क ये था कि पाक बुसोंग काफी ज्यादा बेवकूफ था। मैं तुम्हें मार दूंगा। अब पाक बुसोंग का दिमाग क्लियरली अनस्टेबल हो चुका था। लाल डीमन का फटा हुआ मुंह तेज दांतों की कतारें दिखा रहा था। पुराने दांत टूट चुके थे, खून और थूक अपने आप टपक रहा था। डीमन के असिमिलेशन के सामने उसका दिमाग कागज जैसा कमजोर था। हवा जोर से चीखी। उसका भयानक बड़ा शरीर हवा को चीरकर एक खौफनाक गस्ट उठा रहा था। जैसे ही डीमन बना पाक बुसोंग लूचे की तरफ दौड़ा, उसका बचा हुआ हाथ अचानक आगे झूला। उसका आर्म एक गरजती हुई फ्लेल जैसा मूव करता हुआ सिन की तरफ टूट पड़ा। लेकिन लूचे भी आगे बढ़ा, न पीछे हटा, न एक पल का हेजिटेशन। उसने ओपोनेंट की स्ट्रेंथ टेस्ट करने की भी परवाह नहीं की। सीधा हेड ऑन क्लैश। दोनों ने बिना एक दूसरे की पूरी पावर जाने अटैक किया, लेकिन बिल्कुल अलग वजह से। लूचे बस बहुत ज्यादा तेज था। उसने बाद में पंच मारा, लेकिन पहले पहुंच गया। पाक बुसोंग का पंच पूरी तरह से एक्सटेंड होने से पहले ही उनकी मुट्ठियां टकरा गईं, फिस्ट टू फिस्ट। बूम! पहले मिसाइल जैसा ब्लास्ट। उनकी मुट्ठियों के इर्द गिर्द हवा सफ़ेद गर्म भाप में बदल गई और एक इनविजिबल शॉकवेव फट कर बाहर निकली। शॉकवेव ने दोनों तरफ डेब्री उछाल दिया, बिल्कुल मूवी के मिसाइल स्ट्राइक सीन जैसा। सोचना मुश्किल था कि ऐसी आवाज़ 2 इंसान जैसे शरीरों से आ सकती है। क्रैक! फिर एक अजीब सी आवाज़ आई। आंखों के कोने से पाक बुसोंग ने देखा, उसका शोल्डर बाहर की तरफ उभर गया। उसका पूरा आर्म सुन्न हो गया और शोल्डर से तेज दर्द फैल गया। क्लियरली वो इमेंस फोर्स से डिसलोकेट हो चुका था। तुम? उसकी लाल आंखें डिसबिलीफ से चमक उठीं। सिर्फ अब उसे एहसास हुआ कि सामने खड़ा ये आदमी कितनी भयानक पावर रखता है। इस पल का खौफ इतना ज्यादा था कि आसपास के डीमंस भी स्टन हो गए। हवा जैसे रुक गई और उनके मुंह से निकलने वाली लो अनकॉन्शियस मर्मरिंग कमजोर पड़ गई। लूचे ने अपना सर उठाया। हल्के हरे मांस के अंदर से काला धुआं निकलना शुरू हो गया। मैं दिल से चाहता हूं कि तुम सब में मुझे मारने की कैपेबिलिटी हो।
अगले ही पल उसकी मुट्ठी पाम में बदल गई। उसने पाक बू सॉन्ग की मैसिव फिस्ट को पकड़ा और जोर से ट्विस्ट कर दिया। स्नैप, क्रैकल, बिल्कुल पटाखे फूटने जैसी आवाज के साथ पूरा डीमन आर्म कपड़े की तरह मुड़ गया। जो मसल्स पहले ऑर्डरली थे अब बुरी तरह से उलझ चुके थे। खून ऐसे स्प्रे हुआ जैसे किसी भीगे हुए कपड़े को निचोड़ा जा रहा हो। पाक बू सॉन्ग ने एक ऐसी चीख मारी जो इंसानी नहीं थी, और उसी वक्त उसके पीछे धीरे धीरे एक विशाल किताब का शैडो खुलने लगा। लेजेंडरी वेपन, ऑल सीइंग आई, सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। Chapter 97 First Achievement Badge Triggered Chaotic Berserker ट्रिप। एक तेज फड़ने की आवाज के साथ पाक ब्यू सॉन्ग ने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ लूचे की पकड़ से खींच लिया। इस वक्त वो मोटा सा हाथ बिल्कुल नूडल की तरह लटक रहा था। लाल आम फिर से ताज़ा खून से रंग चुकी थी। खून रिदम के साथ धड़क रहा था, जैसे किसी ने उस पर नई डाई लगा दी हो। उसकी फिस्ट पर 5 कोन शेप्ड गड्ढे थे। ये सब लूचे ने खुद बनाए थे और उन्हीं को लेवरेज बनाकर पूरे आर्म को ट्विस्ट कर दिया था। आर्म के अंदर के मोटे डेमोनिक बोन्स पूरी तरह पिचक कर पेस्ट बन चुके थे। दर्द से पाक ब्यू सॉन्ग का चेहरा बिगड़ गया। जो दिल कुछ देर पहले पावर से फूल रहा था अब काफ़ी ठंडा पड़ चुका था। दोनों हाथ बेकार हो चुके थे और उसे पहली बार लगा शायद खुद पर्सनली लड़ना गलत डिसीजन था। मार दो इसे! स्टेयरकेस में गरजती हुई चीख गूंज उठी। उसके पीछे लेजेंडरी वेपन सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर भी अंधी रोशनी के साथ फूट पड़ा। शुरू से ही लूचे की नज़र इसी वेपन पर थी। उसके इंस्टिंक्ट्स उसे बता रहे थे सबसे बड़ा खतरा यही है। बैटल इंस्टिंक्ट का मतलब था सोचने की भी ज़रूरत नहीं। पाक ब्यू सॉन्ग को पीछे धकेलने के बाद लूचे बिना एक पल रुके सीधा आगे बढ़ गया। ये लाइफ एंड डेथ की लड़ाई थी। फाइट शुरू हो चुकी थी और लूचे दुश्मन को रिएक्ट करने का एक भी मौका देने वाला नहीं था। लेकिन अचानक लूचे को लगा जैसे वो जम गया हो। नीचे देखा, सीने के नीचे का पूरा हिस्सा बिना नोटिस किए ही बर्फ से ढक चुका था। उसके पैर घनी बर्फ में पूरी तरह फंसे हुए थे, जमीन से चिपके, हिलना नामुमकिन। सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, लेजेंडरी वेपन। डिस्क्रिप्शन: सारी स्किल्स एक्टिवेट करने के लिए स्पिरिट चाहिए। स्किल जितनी पावरफुल उतनी ज़्यादा स्पिरिट की बेस रिक्वायरमेंट। लेकिन सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर को एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ थोड़ी सी स्पिरिट चाहिए, और ये यूज़र के स्पिरिट लेवल से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आइस फायर मैजिक अनलीश कर सकता है। 3 गेम्स के बाद ये दा हान मिंगुक टेरिटरी का एक लौता लेजेंडरी वेपन था, और लक और कोइंसिडेंस के चक्कर में ये वेपन पाक ब्यू सॉन्ग के हाथ लग गया, जिसने उसे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि वो टॉप स्पॉट के लिए चैलेंज कर सके। ओरिजिनली ये उसका ट्रम्प कार्ड था, लेकिन जैसे ही उसे गेम के अंदर अपनी अथॉरिटी का अंदाज़ा हुआ वो सर चढ़ गया। बस इतना समझ लो, जब ऊपर वाले किसी को गिराना चाहते हैं तो पहले उसे घमंडी बना देते हैं। ये लूचे का पहला एक्सपीरियंस था एक प्रॉपर मैजिक अटैक लेने का। मैजिकलेस एरा में पैदा होने के कारण उसे अडैप्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। डैमेज शायद पैर कटने जितना सिवियर ना हो, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग था। एक पल की हिचकिचाहट में बर्फ गर्दन तक चढ़ चुकी थी। हड्डियां जमा देने वाली ठंड, जैसे उसकी आत्मा भी फ्रीज हो रही हो। चोजन ऑफ एगनी, पेन पॉइंट्स +1। लूचे को समझने का मौका भी नहीं मिला था कि उसके पेन पॉइंट्स पहले ही बढ़ गए। बैंग! उसने खुद के सीने पर एक जबरदस्त पंच मारा। मोटी बर्फ टूटकर जमीन पर बिखर गई। उसने कैजुअली अपना राइट फुट घुमाया और नीचे की करीब आधा मीटर मोटी बर्फ भी क्रैक हो गई। फिर भी उसे कुछ सेकंड्स के लिए रोकने में ये बर्फ कामयाब रही। उसके आसपास डीमंस ने चार्ज शुरू कर दिया। शायद इस हॉरर मिस्ट्री में ये पहली बार था जब उन्होंने इतना केपेबल फाइटर देखा हो। एक हेल हाउंड उछला। नाम हाउंड था, लेकिन दिखने में ज़्यादा एक जायंट टैडपोल जैसा लग रहा था। उसका सर ही उसके पूरे बॉडी का लगभग 90% था। उसका मीटर वाइड मुंह खुला और लूचे की तरफ टूट पड़ा, जैसे उसे पूरा ही निगल जाना हो। लूचे ने दोनों हाथों से ऊपर और नीचे की रेजर शार्प टीथ रोज पकड़ ली। सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के एनहांसमेंट के कारण दांत जल रहे थे
और तुरंत लूचे की हथेलियों को छेदते हुए अंदर घुस गए। चोजन ऑफ एगनी, पेन पॉइंट्स +1, चोजन ऑफ एगनी, पेन पॉइंट्स +5। हेलफायर एनहांसमेंट की वजह से क्रीचर के बाइट में एक टॉक्सिन था जो पेन को एम्पलीफाई करता था और वो पेन डायरेक्टली लूचे के पेन पॉइंट्स में कन्वर्ट हो रहा था। खून का पहला बूंद गिरते ही हेलहाउंड बर्सर्क हो गया। उसकी बाइट फोर्स और बढ़ गई, लेकिन उसका मुंह अब खुला ही अटक गया था। वो और बड़ा होता जा रहा था। उसका बड़ा सा सर छोटी सी बॉडी के साथ पागलों की तरह मुड़ रहा था और उसके मुंह से ऐसी आवाज़ निकल रही थी जो बच्चे के रोने जैसी लग रही थी। लेकिन क्या लूचे को कोई दया आई? उस चेहरे के साथ, चाहे वो बिल्कुल बेबी जैसा ही दिखे, अगर वो उस पर झपटा तो लूचे पहले मारेगा। रिप! गला फाड़ देने वाली आवाज़ के साथ हेलहाउंड को लूचे ने नंगे हाथों से 2 टुकड़ों में चीर दिया। काला लाल खून और हरा पीला आंता सब तरफ उड़ गया। उसका हल्का हरा मास्क अब पूरी तरह लाल हो चुका था और पहले से ही भयानक चेहरा और ज्यादा डरावना लग रहा था। मास्क पर वही ग्रिन उभरी जो कभी ग्लटनी के साथ दिखी थी। काली गहरी आंखें, कानों तक फैला काला मुंह। बस एक फर्क था, इस बार लूचे मुस्कुरा नहीं रहा था। लेकिन एक बात क्लियर थी, जब रैथ को बिना कॉन्सिक्वेंस के छूट मिलती है तो वो एक अजीब सी प्लेजर लेकर आती है। एक और बकरी जैसा डीमन झपटा। लूचे ने उसके सींग तोड़कर सीधे उसकी आंखों में घुसा दिए। एक मीट बॉल जैसा क्रीचर घूमता हुआ आया। लूचे ने उसका सर उसके ही पेट में ठोक दिया। विद स्कॉलर्स राइट हैंड वो दर्जनों टेंटिकल्स वाले मॉन्स्टर को सेकंड्स में डेथ नॉट में बांध सकता था। पाक ब्यू सॉन्ग लगातार आइस फायर मैजिक कास्ट कर रहा था। बफ्स के लिए आग, कंट्रोल के लिए बर्फ, साथ ही डीमंस की जैसे एंडलेस फौज। दिखने में लग रहा था कि लूचे की हार बस वक्त की बात है, लेकिन जितना ज्यादा फाइट चलता गया उतना ही पाक ब्यू सॉन्ग घबराता गया। उसके सामने खड़ा लूचे जैसे किसी और ही स्टेट में चला गया था, एक प्योर किलिंग मशीन। हर भयानक डीमन उसके लिए सिर्फ साइड डिश लग रहा था। रिलेटेड बैज ट्रिगर्ड, केओटिक बर्सर्कर। लार्ज स्केल वॉर मोड में एंटर करते ही ट्रिगर होता है। रैशनैलिटी गिरती है, ब्लड लस्ट बढ़ता है, पर्सनालिटी मैनिक हो जाती है और सारी फिजिकल एग्जॉस्शन और नॉन फेटल इंजरीज इग्नोर हो जाती हैं। लेकिन बैटल खत्म होते ही सारी थकान और दर्द एक साथ फूट पड़ते हैं। वॉथ मास्क और कियोटिक बर्सर्कर बैच के डबल बूस्ट के साथ लूचे ने पूरी तरह रैशनल थॉट छोड़ दी। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ बची, लड़ना, मारना, पागलपन। ऑल्टरनेट डायमेंशन के अंदर चल रही लड़ाई का बाहरी दुनिया पर कोई असर नहीं था। असली दुनिया ने धीरे धीरे 1 घंटा गुजर चुका था। ये ऑलरेडी बेओमिन का रिकॉर्ड तोड़ चुका था। लूचे और शिया एंथोंग दोनों फाइनल स्टेज में एंटर कर चुके थे, दोनों ऑल्टरनेट डायमेंशंस में। मतलब वो गायब हो चुके थे और इसका मतलब अब पूरी स्कूल में सिर्फ बेओमिन बचा था। उसने लगभग पूरा शांत कैंपस एक्सप्लोर कर लिया। न एक इंसान की परछाई, न कीड़े मकोड़े, न चिड़िया की आवाज़। पहले जब लूचे अरीना में लड़ रहा था तो कम से कम दीवारें गिरने की आवाज़ आती थी। डरावना सही, लेकिन वो आवाज़ एक अजीब सी सेफ्टी का एहसास देती थी। अब ये सन्नाटा उसके सर की चमड़ी को झंझना रहा था। कोई है क्या? कोई तो मुझे देखने आओ। पाक ब्यू सॉन्ग। सिन। चैप्टर 98 18 सोल हुकिंग गोस्ट्स, लॉर्ड ऑफ स्लॉटर बैज। आखिरकार ब्योमेन के पास सिन का नाम चिल्लाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। वो किलर भले ही बेरहम हो, पर कम से कम इंसान तो है। इससे ब्योमेन को थोड़ा कम लग रहा था, जैसे वो पूरी तरह किसी दूसरी दुनिया में अकेला फंस गया हो। ऊपर से उस आदमी के सेंसेस काफ़ी तेज थे। अगर ब्योमेन उसे बुलाता तो शायद वो निकल आता, उसे मारने के लिए ही सही, और फिर ब्योमेन बस भीख मांग लेता। प्लान दिमाग में तो काफ़ी परफेक्ट लग रहा था, पर रियलिटी बिल्कुल अलग निकली। शुरू में धीरे धीरे आवाज़ लगाई, फिर पूरे कैंपस में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, बट एक भी जवाब नहीं आया। कुछ पलों के लिए ब्योमेन को सच में लगा कि अगर वो मुड़ के देखे और वो भयानक पेल ग्रीन मास्क सामने आ जाए तो शायद उसे रिलीफ ही मिले। पर हकीकत ये थी कि कोई भी नहीं आया। ना अपोनेंट, ना टीममेट, ना गेम, ना ऑडियंस। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था, जिसका कोई निशान ही नहीं बचा, और उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अब जाना किधर है।
सिन, तू सच में बड़ा डैम बास्टर्ड है। एग्जिट टोकन क्यों ले गया मेरा? बियोमिन ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया, आंखें इधर उधर घूमती हुई। उसी वक्त एक खौफनाक ख्याल उसके दिमाग में उभरा। कहीं गेम खत्म तो नहीं हो गया और किसी ने उसे बताया ही नहीं, और वो हमेशा के लिए यहीं फंस गया हो। ऑल्टरनेट डायमेंशन के अंदर 13th स्टेप। पार्क बुसोंग अब अपनी चौथी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर था। इस वक्त उसका शरीर इंसानी था पर सर एक कुत्ते का हो चुका था। उसके पिछले डीमन फॉर्म्स या तो डिमोनिक बैकलैश झेल नहीं पाए और खुद ही ढह गए, या फिर सीधा लू से के हाथों चूर चूर हो गए। उसने थोड़ा सा सर घुमाकर पास के एक बड़े से गड्ढे की तरफ देखा। आंखों में डर साफ झलक रहा था। वहां सीढ़ियों की दीवार का एक हिस्सा पूरी तरह गिर चुका था और लगभग 10 मीटर चौड़ा होल बन गया था। उसके पार सिर्फ एंडलेस अंधेरा था। ये आखिर एक ऑल्टरनेट डायमेंशन था एंड लू से के हाई एनर्जी ब्लास्ट से इसे तोड़ दिया था। पार्क बुसोंग को नहीं पता था वो कौन सा वेपन था। साइज में बस थोड़ा सा हैंडगन से बड़ा लग रहा था। सिन ने उसे पकड़ के चिल्लाया था 50, और उसके बाद उसका पिछला शरीर और डीमंस का पूरा झुंड पल भर में मिटा दिया गया था। उस भयानक आग को याद करके ही पार्क बुसोंग का खून ठंडा पड़ जाता था। अच्छा हुआ ये उसका होम टर्फ था, वरना वो एक ही ब्लास्ट उसकी पक्की मौत थी। कौन सा टीयर था वो वेपन? क्या वो भी कोई लेजेंडरी वेपन था? पार्क बुसोंग के ख्याल बिल्कुल उलझे हुए थे। अचानक उसकी टांगें जवाब दे गईं और वो धम से जमीन पर बैठ गया। उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर का लेजेंडरी टीयर बूस्ट होने के बावजूद उसके पास अब कुछ भी बाकी नहीं था। और अब हॉरर मिस्ट्री द 13th स्टेप अपने पावर पीक पर पहुंच गई थी। सबसे ताकतवर समनेबल डीमंस अपीयर हो चुके थे। 18 सोल हुकिंग गोस्ट्स। हर एक का सर किसी जानवर का था, ग्रिफिन, लिजर्ड और न जाने क्या क्या, और शरीर इंसान का। पार्क बुसोंग भी अब उनमें से एक बन चुका था। उसने मुंह खोला जैसे टॉन्ट करना चाहता हो, पर शब्द गले तक आकर उग गए। गैप बहुत ज्यादा था। ये स्टेज ब्रूट फोर्स के लिए बना ही नहीं था, पर सिन ने ब्रूट फोर्स करना ही चुना, अपनी जान की परवाह किए बिना। अब तक ज्यादातर मेन डीमंस मर चुके थे और वो अभी भी खड़ा था। क्या दुनिया में सच में ऐसे प्लेयर्स होते हैं? ये इंसानी सीमाओं से परे था। क्या इंसानियत इस बात के लायक भी है कि उसके बीच कोई ऐसा मौजूद हो? पार्क बुसोंग के कुत्ते जैसे चेहरे पर डर और लालच दोनों एक साथ चमक रहे थे। डर इसलिए क्योंकि अब वो पिच ब्लैक हॉलवे रंगों से भर चुकी थी। लाल रंग सबसे ज्यादा था, बीच बीच में और रंग मिले हुए। ये सब डीमंस को खून था, टूटे हुए दिमाग और बिखरी हुई आंतों का कत्लेआम। पिछले 1 घंटे में सिन एक पागल पेंटर की तरह हो गया था। डीमंस की जिंदगी से पूरी जगह रंग रहा था। अगर डेड डीमंस ऑल्टरनेट डायमेंशन के अंदर अब्जॉर्ब न होते तो लाशें पहाड़ बन चुकी होती। लू से की ताकत को पार्क बुसोंग से बेहतर कोई नहीं जानता था, ऑडियंस भी नहीं। सिर्फ वही जानता था कि पिछले 1 घंटे से वो किस किस्म के दरिंदे का सामना कर रहा था। अब लू से का शरीर ऐसा लग रहा था जैसे बस अब गिर पड़ेगा। पार्क बुसोंग को लगा जीत अब पास है, पर यह एहसास उसे पहले भी कई बार हो चुका था। लड़ना, मारना, चोट खाना, फिर हीलिंग पोशन पीकर दोबारा लड़ना, उसे देखकर ही थकाने वाला था। पार्क बुसोंग तो अपना सिर उठाकर एक और आइस फायर स्पेल कास्ट करना भी नहीं चाहता था। फिर भी उसकी आंखों में लालच चमक रही थी। अगर वो जीत गया तो पूरी दुनिया जानेगी कि उसने किस मॉन्स्टर को हराया है। जीत कैसे हुई ये मत पूछो, बस ये देखो हुई या नहीं। इसलिए उसने कोई एक्स्ट्रा मूव नहीं लिया, बस स्टेलमेट को खींचता रहा। हॉरर मिस्ट्री के अंदर सीन बिल्कुल अजीब था, कोई भी हिल नहीं रहा था। 18 सोल हुकिंग गोस्ट्स में से हर एक की आयरन हुक चीन लू से के शरीर को चीरकर उसकी किसी हड्डी में फंसी हुई थी। लू से की एक्सप्लोसिव पावर रॉथ मास्क पे कांस्टेंट बफ के साथ गेम के अपर लिमिट से काफी आगे जा चुकी थी। 18 डीमंस मिलकर भी उसे चीर नहीं पा रहे थे। फिर भी अब वो बिना सोचे समझे हिल भी नहीं सकता था। सब लोग डेडलॉक में थे।
लू से का मिस्टीरियस क्लोक खून की नदी में भीगे कपड़े जैसा लग रहा था। जिन 18 हड्डियों में चेन्स फंसी हुई थीं, वहां से धीरे धीरे खून टपक रहा था। वो सीढ़ियों पर बैठा था, पैर रिलैक्स्ड, एक ऊपर वाली सीढ़ी पर, दूसरा नीचे वाली सीढ़ी पर। उसके शरीर पर इतनी चोटें थीं कि गिनती मुमकिन नहीं थी। मिस्टीरियस क्लोक जैसे कोई सबसे केयरिंग लवर उसकी सारी बदहाली को छुपा रहा था। 18 चेन्स शरीर के आर पार घुसी होने के बावजूद उसके अंदर वो अनमैच्ड किंग ऑफ द वर्ल्ड ऑरा अभी भी था। इस हॉरर मिस्ट्री में लू से ने खुद को चैलेंजर कभी नहीं समझा। अब तो पार्क बिसोंग और डीमंस भी उसे वैसे देखने की हिम्मत नहीं करते थे। असली प्रॉब्लम वही था। और अब 18 आयरन हुक से बंधा हुआ लू से वो एक किताब पढ़ रहा था। हर चेन उसकी हड्डियों को खींच रही थी, शरीर को कमजोर कर रही थी और उसकी सोल को गंदा कर रही थी। पर जैसे ही वो कन्फेशंस ऑफ द डिसइल्यूजन्ड पढ़ रहा था, सोल करप्शन बिल्कुल गायब हो जाती थी। 18 सोल हुकिंग गोस्ट्स के लिए जिसे उन्होंने हुक किया था, उसकी विल लोहे से भी ज्यादा मजबूत थी, जरा भी नहीं हिला। उसकी सोल उसके शरीर से भी ज्यादा मजबूत थी। इसी बीच वो रेज पॉइंट्स जमा कर रहा था। प्लेयर सिन ने एक इन गेम अचीवमेंट ट्रिगर किया और लेजेंडरी बैज हासिल किया, लॉर्ड ऑफ स्लॉटर। डीमंस की चीखों के बीच पहली बार गेम सिस्टम का प्रॉम्प्ट लू से के कानों में गूंजा, उसके ख्यालों को तोड़ते हुए। उसने तुरंत झल्लाते हुए कहा, कैन यू शट द एफ अप? के सर थोड़ा सा झुकाकर उसने डिसाइड किया, अब फुल पावर। उसने एक एडवांस्ड हीलिंग पोशन एक ही बार में पी ली और उसके जख्मों का पागलपन भरा हीलिंग शुरू हो गया। चॉजन ऑफ एगनी स्टैट बूस्ट। चैप्टर 99 गॉड स्लेयर और गॉड की पहली मुलाकात। स्ट्रेंथ 30 से 50। लू से ने और कुछ ऐड नहीं किया, बस अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा दी। अब तक मैजिकल अटैक पावर कभी उसकी स्पेशलिटी रही ही नहीं थी। उसका पूरा गेम हमेशा से फिजिकल बॉडी पर था, इसलिए वो आज कोई एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं था। आज का दिन सिंपल था, ब्रूट फोर्स से सब कुछ क्रश करना। लड़ते लड़ते और ज्यादा ताकतवर होना क्या होता है? इस वक्त लू से उसका जीता जागता एग्जाम्पल था। ये कोई स्पिरिट फॉर्म डुअल नहीं था जैसे पहले हुआ करता था। ये एक रियल फिजिकल बैटल थी। इस तरह की लड़ाई में वो जख्मी होता, खून बहता और पेन पॉइंट्स मिलते। अभी वो सीढ़ियों पर बैठा था, धीरे धीरे अपनी होशो हवास वापस ला रहा था। दूसरे शब्दों में वो आउट ऑफ कॉम्बैट था। केओटिक बर्सर्कर के साइड इफ़ेक्ट्स अब पूरी तरह एक्टिवेट हो चुके थे। पेन पॉइंट्स का ढेर और शरीर पर एक क्रशिंग वीकनेस। ऐसा लग रहा था जैसे जब बिल्कुल स्ट्रेंथ ना हो, 1 किलोमीटर भागने के बाद भी 30 पुलअप्स करने पड़े। पूरा शरीर खाली। लेकिन जख्मों का इशू छोटा था। चोजन्स पैराडाइज के पोशंस हीलिंग के मामले में स्ट्रेट अप बग थे। लू से ने तो एक ऐसा चार्जिंग डिवाइस भी अपने ऊपर यूज कर लिया था जो असल में वेपन्स के लिए बना था। पर पेन पॉइंट्स, वो अलग ही लेवल का नाइटमेयर थे। पाक बू संग और बाकी 18 सोल हुकिंग गोस्ट्स काफी देर से लू से के साथ डेडलॉक में थे। कोई भी मूव करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबको डर था कि बैलेंस टूट गया तो क्या होगा। पर पाक बू संग को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। जब से सिन बैठा हुआ पड़ रहा था, उसके इर्द गिर्द का ब्लैक मिस्ट और ज्यादा घना होता जा रहा था। और अभी अभी उसे समझ नहीं आया क्यों उसके हाथ का क्लॉ अचानक जोर से बंद हो गया। शायद इमेजिनेशन हो। एक हाथ में क्लॉ था, दूसरे में एक छोटी सी मूर्ति, लगभग 10 सेंटीमीटर ऊंची। ये उसका लास्ट ट्रम्प कार्ड था। जैसे शी एंटोंग ने कहा था, पाक बू संग के पास वाकई काफ़ी अच्छे आइटम्स थे, पर ये चीज़, इस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। अगर उसे यूज़ करता, हाँ, लू से शायद मर जाता, पर पूरी हॉरर मिस्ट्री ही बर्बाद हो जाती। और ये तब है जब दूसरी मिस्ट्री कुछ गड़बड़ न करे। ऊपर से वो इसे वेस्ट करना भी नहीं चाहता था।
पाक बू संग ने दूसरी साइड पर ये आह से बात करनी शुरू की। हे, उधर क्या सीन है? अभी तक क्लियर नहीं हुआ क्या? तभी जो सिन अब तक शांति से सीढ़ियां पर सेंट पड़ रहा था, उसने अचानक सर उठाया। पाक बू संग का शरीर अपने आप झटक गया। उस पेल ग्रीन मास्क का सामना करते ही उसका पुराना कॉन्फिडेंस गायब हो चुका था। सिर्फ एक चीज बाकी थी, डर। सच तो ये था कि वो ये फाइट पहले ही हार चुका था। अब उसे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा था कि वो और सिन एक ही लेवल के हैं। बिना सोचे समझे उसने मूर्ति को और कस के पकड़ लिया। तुम लोग बस कुछ ही बिखरे हुए बिल्लियों जैसे बचे हो, राइट? रॉथ मास्क के नीचे से एक ठंडी इमोशनलेस आवाज निकली। 18 बीस्ट हेडेड ह्यूमनॉइड्स एक साथ जम गए। 18 सोल हुकिंग गोस्ट्स ... शायद उन्हें ये एक्सपेक्ट नहीं था कि कोई उन्हें स्क्रैपी कैट्स बोलेगा। मुझे बस एक चीज पूछनी है। लू से ने जोर से अपनी गर्दन घुमाई। शार्प जॉ लाइन दिख पड़ी और क्रैक, हड्डियों की आवाज गूंज उठी। तुम सब आखिर वेट किस चीज का कर रहे हो? एनपीसी जैसे बिहेव क्यों कर रहे हो? मैं अपनी स्टैमिना और इंजरीज रिकवर होने का वेट कर रहा हूँ। पेन पॉइंट्स एलोकेट होने का वेट कर रहा हूँ। तुम किस चीज का वेट कर रहे हो? मरने का? अचानक उसकी आवाज ऊंची हो गई। अगला ही पल उसने अपने शरीर में घुसी एक हुक चेन को पूरी ताकत से खींच लिया। बाकी की 17 चेन्स तुरंत उल्टे डायरेक्शंस में झटके से खिंच गईं। स्कैप्युला, कॉलर बोन, ट्राइक्विट्रल, हर जगह की हड्डियां अपनी जगह से निकलने लगीं। नॉर्मल इंसान होता तो अब तक बिल्कुल हेल्पलेस हो चुका होता, पर लू से कब से नॉर्मल रहा है? उसका पूरा स्केलेटन कराह उठा, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने जिसे पकड़ा था उस चेन को जबरदस्ती खींचता रहा। लिजर्ड हेड डीमन को लगा जैसे उसका शरीर उसका रहा ही नहीं। एक भयानक फोर्स ने उसे आगे खींच लिया। बूम! अगला सेकंड वो सीधा सिन के सामने था। उसकी ट्रायंगुलर प्यूपल्स सिकुड़कर पॉइंट बन गईं। रिएक्शन का मौका ही नहीं मिला। धम! उसने नीचे देखा। लू से का हाथ उसकी छाती को चीरकर पूरी कोहनी तक अंदर घुसा हुआ था। ऊपर देखा, धुंधले विजन में उसने वो मुस्कुराता हुआ मास्क देखा। एक गया। 18 सोल हुकिंग गोस्ट्स बिल्कुल हिला दिए गए। पाक बू संग भी स्टन था। किसी को समझ नहीं आ रहा था इस आदमी की ताकत अचानक डबल कैसे हो गई। क्या पहले उसने कुछ रिजर्व में रखा हुआ था? पर यह लॉजिक फिट ही नहीं बैठ रहा था। लू से कभी होल्ड बैक नहीं कर रहा था, पर इमॉर्टल लू से की पावर लीनियर नहीं बढ़ती। किसी के पास जवाब नहीं था, और लू से अब पूरी तरह बैटल हाई में था। फाइट खत्म कर रहा था। सच कहें तो ये स्टेज काफी टफ था, इसलिए पाक बू संग इतना कॉन्फिडेंट था। पर अब सब खत्म। एक के गिरते ही 18 का फॉर्मेशन टूट गया। सोल हुकिंग रेट्स से सीधा बाउंसिंग बॉल्स बन गए। लू से उन्हें एक एक करके खींचता और एक पंच में स्मैश कर देता। सर फट गए, छातियां चेद दी गईं। एफिशिएंसी। जब पाक बू संग के डॉग हेडेड फॉर्म तक पहुंचा, उसने तुरंत चेन से अपना कनेक्शन ही काट दिया। प्योर कावर्ड मूव। हार एवलांच की तरह आई। तुम्हारा स्टेटस क्या है? पाक बू संग चिल्लाया। मैं अभी हैंडल नहीं कर पा रही। वो आंखें भी नहीं खोल रही। ये आह की कमजोर आवाज आई। फक! गुस्से से चिल्लाते हुए अपना प्लान टूटता देखकर पाक बू संग ने हाथ की मूर्ति जोर से फेंक दी। सीक्वेंस A001 रिफ्लेक्शन ऑफ द ओल्ड गॉड। जब भी इसे किसी डिमोनिक या ट्विस्टेड पावर वाले सीन में रिलीज किया जाए, ये उसकी अटेंशन खींच लेता है। सिंपल डिस्क्रिप्शन, पर ये नंबर 1 A टाइप था। अगला ही पल स्पेस फ्रीज हो गई। ये एक लॉ थी, इतनी पावरफुल कि लू से का स्लॉटर भी रुक गया। सबकी नज़र एक ही डायरेक्शन में चली गई। खामोशी में सिर्फ हार्ट बीट सुनाई देने लगी, पर वो दिल की धड़कन भी अजीब थी, जैसे शरीर के बाहर से आ रही हो। उस डायरेक्शन से सोल पर दबाव पड़ने लगा,
स्पेशल डिस्टॉर्शन के बीच एक वर्टिकल आंख धीरे धीरे खुली। उसी पल बचे हुए सारे 10 सोल हुकिंग गोस्ट्स पाकबू संग समेत घुटनों के बल गिर गए। और ये सिंपल झुकना नहीं था, हाथ पैर जमीन पर, सर नीचे दबा हुआ, शरीर कांप रहा था, जैसे वो अपने नेचुरल प्रेडिटर के सामने हो, एक ऐसी एग्जिस्टेंस जो उनसे 1000 गुना ऊपर हो। सीढ़ियों पर सिर्फ लू से अभी भी खड़ा था। वो खुद भी कंफ्यूज था। उसकी आंखों में गोल्डन लाइट चमक रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। लेजेंडरी बैज गॉड स्लेयर एक्टिवेटेड। इफेक्ट, किसी भी सुपीरियर बीइंग का सामना करते वक्त डायरेक्ट डैमेज के अलावा सभी इफेक्ट से इम्यूनिटी। डिस्क्रिप्शन, मैंने खुद को कभी राजा समझकर पैदा नहीं हुआ, पर मेरी हड्डियों में वो खून बह रहा है जो मुझे कभी झुकने नहीं देगा। Chapter 100 Invalid Divine Might लाइव स्ट्रीम इंटरप्टेड। इस वक्त क्योंकि ये वर्ल्ड का नंबर 1 चैलेंज था, कई मिलियन चोजन प्लेयर्स लूसे के गेम फुटेज को लाइव देख रहे थे। ये एक इंसेनली टेरिफाइंग नंबर था। 100+ कंट्रीज से ऑडियंस, अलग अलग रेसेस, अलग अलग बिलीव्स। और अब कुछ ऐसा हो रहा था जो कभी भी किसी गेम में पहले नहीं हुआ था, एक ग्लोबल फिनोमिनन। जब वो गोल्डन वर्टिकल आई अपीयर हुई, लूसे का फुटेज देखने वाला हर इंसान जैसे ट्रांस में चला गया। आंखें स्क्रीन से हट ही नहीं रही थीं। कुछ सेकंड्स बाद रियल वर्ल्ड में जो लोग साइंस और रैशनैलिटी को मानते थे, जिन्हें किसी रिलीजन पर भरोसा नहीं था, वो धीरे धीरे होश में आए, कंफ्यूज्ड होकर स्क्रीन को देखते हुए। अभी क्या हुआ था? सब घुटनों पर क्यों गिर गए? कोई रिचुअल चल रहा है क्या? तो फिर सिन बिल्कुल ठीक क्यों है? कमेंट्स का फ्लड अनयूजुअली कम था। ज़्यादातर शॉक्ड मैसेजेस हावागो के लोगों के थे, क्योंकि उनकी कल्चरल बेस रिलीजन सेंट्रिक नहीं थी। उधर जिन लोगों के पास रिलीजियस बिलीफ था, उन्हें लगा जैसे कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही हो। गोल्डन आई को देखते ही किसी ने अपने सीने पर क्रॉस बनाया, किसी ने धीरे से अल्लाहू अकबर कहा। कुछ एस्थेटिक्स तो रियल लाइफ में ही अपनी स्क्रीन्स के सामने घुटनों पर बैठकर दुआ करने लगे। चाहे वो ऑप्रेसिव ऑरा फील नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ देखना ही इनफ था। कुछ बहुत गलत था। पर प्रेयर्स के बाद एक और बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ। ग्रीन मास्क वाला बंदा बिल्कुल ठीक क्यों है? लूसे रैथ मास्क पहने हुए थोड़ा कंफ्यूज था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आई क्या है और वो लाइट निकल रही है वो कर क्या रही है। उसने अपना स्टेटस चेक किया, सब नॉर्मल, कोई पेन पॉइंट्स ट्रिगर नहीं हुए, मतलब ये चीज़ अटैक भी नहीं कर रही थी। तो फिर बाकी सबका क्या हाल था? लूसे का स्क्रीन अब काफ़ी अजीब लग रहा था। सीढ़ियों पर सिर्फ वही खड़ा था, ऊपर से गोल्डन लाइट गिर रही थी उस वियर्ड आई से। बाकी सब लोग घुटनों पर कांपते हुए, और वो सीधा खड़ा, एक पैर ऊपर वाली स्टेप पर, बिल्कुल एक क्लाइंबर की तरह। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, पर जब उसने देखा कि गॉड स्लेयर बैज एक्टिवेट हो चुका है, तो अंदाज़ा लग गया। वो 2 और स्टेप्स चढ़ा और एक ग्रिफिन हेडेड गोस्ट के पास रुक गया। वो गोस्ट पूरा कांप रहा था, बिल्कुल रेजिस्ट करने की पावर नहीं बची थी। लूसे ने रुककर धीरे से अपना पैर उठाया। गोस्ट फिर भी नहीं हिला, बस और ज्यादा कांपने लगा। लूसे, व्हाट? उसने जोर से पैर नीचे मारा। क्रैक, जैसे स्लेज हैमर से तरबूज तोड़ दिया हो। एक ऐसा सीन जिसे काफी व्यूअर्स का दिल घबरा गया। लूसे ने सोचा, क्या ये चीज मेरी हेल्प के लिए आई है? काम और आसान हो गया। इसलिए सीढ़ियों पर चलते हुए हर गोस्ट को एक एक स्टॉम्प में खत्म करता गया। नीचे देखे बिना शांति से बोलता गया, थैंक्स। पाकबू सॉन्ग, गोल्डन वर्टिकल आई। व्हाट? पाकबू सॉन्ग अंदर ही अंदर गालियां दे रहा था, गेम को, सिस्टम को, सबको। उसका फाइनल ट्रम्प कार्ड एनिमी के लिए बफ बन गया। वो खड़ा कैसे रह सकता है? आंट यू एन ओल्ड गॉड? गोल्डन आई भी कंफ्यूज्ड लग रही थी। उसका प्यूपिल धीरे धीरे एक्सपैंड हुआ, जैसे वो भी लूसे को इग्नोर होते देखकर स्टन्ड हो। अचानक एक बहुत ही पावरफुल ऑरा फूटा,
गोल्डन लाइट और तेज हो गई और जो लोग घुटनों पर गिरे थे उनके शरीरों से ब्लैक स्मोक निकलने लगा। दर्द भरी चीखें गूंज उठीं। पाक बू सॉन्ग को लगा जैसे उसकी सोल को भूना जा रहा हो। ये दर्द सिन के हाथ से बाजू कटने से भी ज्यादा भयानक था। टेढ़े चेहरे के साथ उसने सिन की तरफ देखा और देखा कि बंदा अभी भी बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ नहीं हो रहा हो। क्या ये कोई मजाक है? वो मरने वाला था, सोचने का टाइम ही नहीं था। दिल में सिर्फ एक शब्द चिल्लाया, रन, और अगले ही पल वो वहां से गायब हो गया। ये हॉरर मिस्ट्री पूरी तरह उसके कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। पहले सिन, अब गोल्डन आई की नज़र। दोनों से पंगा लेना इम्पॉसिबल था। रिट्रीट, रीग्रुप, पहले येआ का हाल देखना पड़ेगा। सीरियसली, क्या ब्लैंक भी इतनी डेंजरस है? लूसे ने देखा कि डॉग हेडेड बंदा भाग गया है। समझ गया, अब ये स्टेज रैप अप का टाइम है। काफी देर हो चुकी थी और उसके ईयरपीस में अब तक कोई आवाज नहीं आई थी। उसे ना तो उस आय का मतलब समझ आता था, ना ही उसे फर्क पड़ता था कि वो डिवाइन है या नहीं। पर उसकी गट फीलिंग कह रही थी, ये चीज गुस्से में है। ओह, तो गुस्सा है। रैथ मास्क, हैशटैग। बिल्कुल इग्नोर करते हुए लूसे ने बचे हुए गोस्ट्स को एक एक करके स्टॉम्प से मार दिया। आखिर में वो गोल्डन वर्टिकल आई के सामने खड़ा हुआ और अपनी गन उसकी तरफ उठा दी। अचानक लूसे का गेम स्क्रीन ब्लैक हो गया। मिलियंस ऑफ व्यूअर्स का विजुअल एक ही पल में कट हो गया, जैसे स्क्रीन ने कोई फॉरबिडन लाइन क्रॉस कर ली हो। उधर, अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? तुम कर क्या रहे हो? पाक बू सॉन्ग बाहर निकलते ही चिल्लाया। पोषण पी रहा था, कटा हुआ बाजू पकड़े, पूरा पसीने से भीगा। इतना दर्द और इतना डर, उसकी रैशनल सोच ही खत्म हो चुकी थी। अब उसके पास इस छोटी स्टारलेट को बटर अप करने की एनर्जी भी नहीं थी। हॉरर मिस्ट्री का इफेक्ट ट्रिगर ही नहीं हो रहा। मैं जो भी करूं, वो आंखें नहीं खोल रही, एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहा। उस वक्त विमेंस रेस्टरूम पूरा का पूरा मॉन्स्टर रूम बन चुका था। खूनी मिरर सीन्स लगातार बदल रहे थे। सीलिंग पर शैडोई सरों का ढेर लग चुका था। जमीन लाल खून से भरी हुई थी, जो शीए एंटिथोंग के टखने तक पहुंच चुका था। उसकी टखनों के थोड़ा ऊपर स्किन करोजन से फटकर खून बहने लगा था। बालों ने दीवारों पर फैलकर शीए एंटिथोंग की गर्दन को जकड़ लिया था। कुछ बाल कान और नाक के पास घुसने की कोशिश कर रहे थे, पर वो आगे नहीं जा पा रहे थे। ना तो गर्दन के बाल पूरी तरह कस पा रहे थे, ना ही कान नाक से शरीर के अंदर जा पा रहे थे। शीए एंटिथोंग बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी थी, जैसे ध्यान में हो। अचानक दरवाजा खुला। एक लाइट का बीम अंदर आया। शीए एंटिथोंग का दिल डूब गया, क्योंकि जो प्रेजेंस पास आ रही थी उसमें वो भयानक रैथ नहीं थी। मतलब, तभी एक इन गेम अनाउंसमेंट आई और शी एंटिथोंग के होठों पर फिर से मुस्कान आ गई। 7 मिस्ट्रीज ऑफ द कैंपस, 13 स्टेप्स एट नाइट, ब्लैक साइड चैलेंज सक्सेसफुल। चैलेंज प्रोग्रेस 6 out of 7. Remaining time 21 hours 4 minutes 13 seconds.